क्या कह रही बेटे आप? We have to do a new one, न्यू ही व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आई डोंट अंडरस्टैंड like योर a new क्वेश्चन। paper, सॉरी। new like file में से निकालना। आपके पास है ऑलरेडी तो बस ठीक है। आई डेंट नो इफ यू हैड। Oh, I have it. तो बस ठीक है। सो टॉकिंग, आज हम एटीपी डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले जरा एटीपी के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस समझ लें। एटीपी इज रादर एन इजियर पेपर। आपके लिए ये बहुत आसानी से आपको मार्क्स दे सकता है। यू कैन गेट 100% मार्क्स आउट ऑफ दिस। ठीक है। इट इज काइंड ऑफ अ ग्रेड सेवन। बहुत आसान होता है, बट इट्स लाइक जियोग्राफी इन पावर स्टडीज का सिलेबस। जियोग्राफी इज द इजियर पोर्शन इन पावर स्टडीज का सिलेबस। फुल मार्क्स आते हैं उसमें। बट यू नो व्हाट, अगर आपकी उसकी प्रैक्टिस ना हो, अगर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग ना हो पेपर की, फ्रॉम फुल मार्क्स यू कैन फॉल टू 10 to 20% मार्क्स एज वेल। यानी वो ग्रेड बनाता है तो ग्रेड बिगाड़ भी देता है। इसी तरह से हमारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर एटीपी होता है, या बायोलॉजी के अंदर ये ग्रेड बना सकता है तो बिगाड़ भी सकता है। यू नीड टू हैव जस्ट, और मजे की बात यह है कि यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस। मतलब अगर आप अपने दिन का एक दिन अगर आप फिजिक्स को दे रहे हैं, तो आपको सिर्फ उस दिन का 20% इसको देने की जरूरत है। 60% आपको देना है अपनी थ्योरी को। और बाकी का जो 20% बचा होगा, चूंकि थ्योरी का पेपर पहले होता है, आपने मेजोरिटी कोर्सेज में कवर कर लिया होता है, इतनी यानी आपको कम एफर्ट करनी पड़ती है फिर एमसीक्यू के लिए। ठीक हो गया। बट दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। और इसको सॉल्व करने के लिए 1 घंटे का टाइम होता है, और ये 1 घंटे से पहले सॉल्व हो जाता है हमेशा, अगर आपको इसकी सेंस हो पेपर की। इसको हमारे यहाँ आईजीसीएसई में पेपर 4 पेपर 6 कहते हैं, और जो हमारे पास ओ लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं वो इसको P4 कहते हैं। ठीक है। सिमिलर सिलेबस, सिमिलर पेपर पैटर्न में आईजी वाले पेपर से हम शुरू कर रहे हैं। दिस इज अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल। पाकिस्तान में मेजोरिटी अल्टरनेटिव एटीपी ही हम सॉल्व करते हैं। अराउंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड ओ लेवल में कोशिश की जाती है एटीपी ही सॉल्व किया जाए। दिस इज अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल की जगह हो रहा है। सो व्हाट यू डू इज, आप प्रैक्टिकल आपसे परफॉर्म नहीं कराते, ये नहीं देखते आप रिजल्ट अच्छा निकाल पा रहे हैं कि नहीं, आपको प्रिकॉशंस कर पा रहे हैं कि नहीं। व्हाट दिस इज, आपको पता है प्रिकॉशंस का कि नहीं। आपको सारी चीजों का आपको ये सेंस है कि जब मैंने इक्विपमेंट सेट करना है, तो मैंने कैसे इस इक्विपमेंट को सेट करते हुए ये ख्याल रखना कि ह्यूमन एरर ना आए। इन चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग 1 2 पेपर प्रैक्टिस करते हैं। इनमें से बहुत सारा पार्ट ऐसा है जो हम लोग जिसकी सेंस थ्योरी के पेपर की तैयारी के दरमियान ही डेवलप कर लेते हैं। जैसे पेंडुलम की हम डिस्कशन वहीं कर लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट्स की डिस्कशन हम वहीं कर लेते हैं। लेट्स सी यहाँ क्या होता है। स्टूडेंट यदि डिटरमिन्स द, आमतौर पे यही ऑर्डर फॉलो होता है सवालों का। पहला सवाल इस तरह का होता है, मैकेनिक्स में से आता है आमतौर पर। स्टूडेंट डिटरमिन्स द मास ऑफ मीटर रूल बाय बैलेंसिंग मेथड। बैलेंसिंग मेथड से क्या मुराद है? वो मोमेंट वाले मेथड को यूज करने वाला होगा। मोमेंट ऑफ फोर्सेस वाले मेथड को वो इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। अब आपको फॉरन मोमेंट ऑफ फोर्सेस वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बैलेंस है तो ए एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। यानी ये जितना इसने कोशिश करनी है क्लॉकवाइज घूमने की, उतनी कोशिश करनी है एंटी, अगर ये बैलेंस्ड है। ही इज यूजिंग द apparatus as shown। अब पेपर है ना वो इसके नहीं। apparatus हमारे सामने है। एक दफा apparatus को देख लेते हैं। हमारे पास हमें नजर आ रहा है पिवट के लिए उसने कुछ रखा हुआ है। हमें नजर आ रहा है उसने कोई लोड रखा हुआ है, दैट विल बी गिविंग अस सम फोर्स। हमें पता है कि जीरो वाला मार्क यहाँ पर है, ये पॉइंट है मेंशन्ड है। ठीक है जी। हमें पता है ये तो उसने लेवल किया कि मीटर रूल होता है। ये उसका मिडिल वाला मार्क है 50 सेंटीमीटर वाला, ये को बेंच है जहाँ पे पड़ा हुआ है। हमें नहीं पता ये वाली कितनी डिफरेंस है। हमें नहीं पता ये वाला डिस्टेंस कितना है। हमें तो पता है ना पिवट के अबाउट डिस्टेंस फाइंड होना चाहिए परपेंडिकुलर। शुरू हो गया लेट आना। अच्छा कोई बात नहीं। स्टूडेंट places a circular load on the meter rule as shown in figure 1.2। फिगर 1.2 में कहता है एक सर्कुलर लोड। यानी बेसिकली ये अगर टॉप व्यू देखते तो ये सर्कुलर था। वैसे ये सर्कुलर हमें नजर साइड से नहीं आ रहा, जाहिर बात है ही क्या सर्कुलर ऑब्जेक्ट है। और आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये मीटर रूल पे कहाँ करके पड़ा हुआ है। नहीं बेटे, क्या ये वहां पड़ा हुआ है जहां पे ये 0 मीटर जीरो वाले के पास है? नहीं, इसका मतलब है ये दिस इज अ डिफरेंट थिंग। ये एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, और ये एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये तो कोई 26 और 30 के दरमियान में पड़ा हुआ है। यू नो, ये तो 26 और अगर ये 50 वाला मार्क है, तो ये तो कहीं यहाँ कहीं यहाँ यहाँ कहीं भी पड़ा हुआ है, तो ये तो वो वाला नहीं है, डिफरेंट है। नॉट टू स्केल डायग्राम डिटरमिन द डिस्टेंस ऑफ द
सेंटर ऑफ द लोड फ्रॉम द जीरो एंड ऑफ द रूलर। जीरो एंड से इस लोड का आपने डिस्टेंस फाइंड करना, जीरो के ऊपर से आपने इसका डिस्टेंस फाइंड करना। अब कैसे फाइंड कर सकता हूँ, मुझे तो इसका सेंटर पता ही नहीं कहाँ पे पड़ा हुआ है। इसका सेंटर कहाँ पड़ा होगा? आप जरा गौर करें कि आपको इस बात की सेंस है कि सेंटर का जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही डिस्टेंस इधर। तो अगर दोनों तरफ सेम डिस्टेंस है तो क्या मैं ये फाइंड कर सकता हूँ इस स्केल को? अब यहाँ पे आप रखेंगे स्केल, अपना क्या करेंगे, रूलर रखेंगे और रूलर से डिटरमिन करेंगे ये कौन सी लाइन है। ये मुझे पता लग रहा है ये 26.5 वाली लाइन है। रूलर रख के ही आप ये वाली लाइन देखेंगे ये कौन सी है। मुझे पता लग रहा है कि ये जो लाइन है मेरी, दिस इज 29.5। अब इन दोनों का मिड कैसे निकालना है? या तो मेंटली निकाल लें कि दोनों का मिड कहाँ पे आता है, या ऐसा करें, मिड पॉइंट मैथ्स वाला बात है, 26.5 प्लस 29.5 दोनों को 2 पे डिवाइड करते हैं। ठीक हो गया? अब ये किसके इसकी यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, दिस इज इक्वल्स टू 30 और 26, 56 हमारे पास वैल्यू आ जाती है ओवर 2। 56 को जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है बेटे? 28 सेंटीमीटर मार्क। ऑलराइट, प्लीज इंस्ट्रक्शंस को एक दफा देख लें। ब्लैक या डार्क ब्लू पेन वही इंस्ट्रक्शन है। राइट आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द स्पेस प्रोवाइडेड। बच्चे बहुत ही गलती करते हैं। सेंटर नंबर वगैरह तो आपने ऊपर लिखना ही है। डू नॉट राइट ऑन एनी बारकोड्स, यू मे यूज कैलकुलेटर। कैलकुलेटर इसमें आपको पास अलाउड होता है। एंड यू शुड शो ऑल योर वर्किंग एंड यूज अप्रोप्रिएट यूनिट्स। एटीपी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये मैं जिसको बहुत सारे सर्कल्स ड्रॉ कर रहा हूँ। क्या है ये? यूनिट्स। क्या है ये? एटीपी में सबसे ज्यादा यूनिट क्या होता है? क्या बेटे? 28 ही लिखा मैंने। आगे चलते हैं। द स्टूडेंट एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द मीटर रूल ऑन द पिवट until the meter rule is as near as possible of being balanced. Try a technique for ensuring that the ruler is as near as possible to being balanced. Balanced होने के nearest क्या टेक्निक को इस्तेमाल करेगा कि बैलेंस आपको नजर आए? Same load at the same distance from the pivot. नहीं नहीं, यू डोंट, दैट्स इंटायरली रॉन्ग। कह रही है जी दोनों तरफ से सेम लोड डाला जाए, बिल्कुल इसका कोई ताल्लुक नहीं सेम लोड के साथ। वो तो बैलेंस करने के लिए वो कह रहे हैं फुटा रखे, वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। कौन सा पॉइंट होगा जहां पे जाके उसको फील हो, उसको क्या मेंटली क्या टेक्निक यूज करनी को बिल्कुल बैलेंस आ रहा हो, उसे क्या करना है? ट्राई टू प्लेस द रूलर बिटवीन सच टू पॉइंट्स that are as close as possible and sliding to any one of them makes the ruler tip down to that side. आपको इसके लिए एक्चुअली प्रैक्टिकल सोचना है, यानी प्रैक्टिकल अपनी जो बचपन में आप करते रहे उसके अंदाजे से। आपने क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपने फिंगर पे रूलर आपने बैलेंस करने की कोशिश की हो? No, क्या कभी sir. आपने अपने फिंगर पे, कभी तो आप करने की कोशिश कर लें, फिर रूलर आपके पास हो गई उस टाइम पे। आप कैसे ढूंढेंगे कि किस पॉइंट पे ये, इधर रखो यहाँ, कैसे ढूंढेंगे कि ये इस पॉइंट पे ये रूलर जो है ये बैलेंस करेगा? आप उसको स्लाइड करके देखते रहेंगे। जब आप उसको मिसाल के तौर पे रूलर को राइट साइड को स्लाइड कर रहे हैं अपने फिंगर के साथ, किस तरह को स्लाइड कर रहे हैं? राइट साइड को स्लाइड कर रहे हैं। जैसे वो राइट साइड को गिरना शुरू होता है, वो कहते हैं वो ज्यादा हो गया, लेफ्ट को करते हैं थोड़ा सा। फिर आहिस्ता आहिस्ता लेके जाते हैं, पता लगता है वो जैसे ही उधर को स्लाइड होने लगता है तो वो इधर को ज्यादा हो गया। तो उन दोनों के दरमियान के पॉइंट को आप एडजस्टमेंट के लिए यूटिलाइज करते हैं। समझ आ गई बात सबको कि नहीं? स्टेटमेंट भी समझ आ गई आपको?
ट्राई टू प्लेस द रूलर बिटवीन सच टू पॉइंट्स दैट आर एज क्लोज एज पॉसिबल, जो आपस में बहुत क्लोज हैं उनके दरमियान में हमने रखना है, एंड स्लाइडिंग टू एनी वन ऑफ देम, किसी उनमें से किसी एक की तरफ भी अगर मैं रूलर को स्लाइड करूं, मेक्स द रूलर टिप डाउन टू दैट साइड, उसी साइड पे रूलर गिरना शुरू हो जाता है। जी, 2 पॉइंट्स जो इसके अंदर, टू रीडिंग्स, ये एक पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। Student finds that the ruler is as near as possible to being balanced when the pivot is, स्टूडेंट को पता लगता है कि यार ये मेरा पिवट मार्क पे यहाँ पे आके वो बैलेंस होता है, इसको पी कहने लगा हूँ। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द लोड फ्रॉम द 50 सेंटीमीटर मार्क एज शोन इन फिगर, जो हमारे पास लोड है उसका 50 सेंटीमीटर के साथ जो है क्या डिफरेंस है वो आपने फाइंड करना है। आप देखें, अब मजे की बात, उसने आपको खुद बता दिया कैसे करना है। कहता आपने जो ऊपर वैल्यू निकाली है ना, आपने जो ऊपर वैल्यू निकाली है ए के अंदर, आप उसी वैल्यू को यूज करें। ठीक है जी, उसी वैल्यू को यूज करके आप 50 सेंटीमीटर में से मार्क में से माइनस कर दें। ठीक है, ठीक है। अब मैं जब उसको 50, मेरी क्या रीडिंग आई थी ऊपर, 28, क्या रीडिंग आई थी, 28, राइट। मैं 50 में से 28 जब माइनस कर देता हूँ, क्या आंसर आता, 22. 22 सेंटीमीटर। दैट्स इट। इतना आसान होता है एटीपी। कैलकुलेट द डिस्टेंस बी ऑफ द सेंटर, कैलकुलेट द डिस्टेंस बी, जो डिस्टेंस बी आपने फाइंड करना है वो कैसे करना है, और इस सेंटर ऑफ द लोड फ्रॉम द पिवट, सेंटर ऑफ द लोड का पिवट से डिस्टेंस निकालना है एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में शोन है। यूज योर वैल्यू ऑफ डी फ्रॉम ए एंड द इक्वेशन बी, आप कहता है पोजीशन ऑफ पिवट माइनस डी, पोजीशन ऑफ पिवट माइनस, अब आपके पास डी क्या वैल्यू है बोला, डी आपका वो डिस्टेंस है, डी आपका डिस्टेंस है, डी आपका क्या है, डिस्टेंस है। अब आपने जरा मैं आपको बता दूं कि एक डायग्राम के अंदर ये वाला जो लोड हमारे पास नजर आ रहा है, ये एक्चुअली उसने इसी लोड को शायद रिप्रेजेंट किया हुआ है, लेकिन चूंकि नॉट टू स्केल बनी हुई है इसलिए फर्क कोई नहीं पड़ता। ये मेरा पिवट है, इस डिस्टेंस की ये बात हो रही है। ए हमने फाइंड कर लिया, अब बी फाइंड करने की कोशिश करने लगे हैं। ठीक है, अब कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, बेटे दिमाग इस्तेमाल करेंगे ना अगर थोड़ा सा, सॉरी आप करते ही होंगे, थोड़ी सी आप अक्लमंदी का मुजाहरा करेंगे, तो आपको ये वाली लाइन जो एग्जामिनर ने लिखी है इसके लिखे होने की जरूरत नहीं है। आपको ये खुद ही पता होना चाहिए वो क्या कह रहा है, कि मैंने पिवट से डिस्टेंस फाइंड करना है तो पिवट से माइनस कर लूंगा ना। पिवट कहाँ पे पड़ा हुआ है, अब मेरा डिस्टेंस आप गौर करें, अच्छा मैं, ये मेरा स्केल है, ये मेरा 50 वाला पॉइंट है, दिस इज 50 वाला पॉइंट, मेरा जो पड़ा हुआ है वो 28 पे पड़ा हुआ है। तो मेरा ये वाला डिस्टेंस ए आ गया, राइट। लेकिन पिवट तो वहां पे नहीं है, पिवट कहाँ पे है, पिवट तो 47 पॉइंट समथिंग के ऊपर पड़ा हुआ है। पिवट कहाँ पड़ा हुआ है, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस। मैं थोड़ा सा बड़ी डायग्राम बना देता हूँ फिर भी। दिस इज माई रूलर, ये इसका सेंटर पॉइंट है, लेट्स से यहाँ पे 50 लिखा होता है। ठीक है, अभी मैंने डिस्टेंस फाइंड किया था, मेरे पास डिस्टेंस निकला था, डिटरमिन द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ दी, वो कहाँ पड़ा हुआ है लोड, 28 पे पड़ा हुआ है। कहाँ पड़ा हुआ है, 28 वाले मार्क पे पड़ा हुआ है। यहाँ वो पड़ा हुआ है 28 वाले मार्क पे, यहाँ 28 सेंटीमीटर, रूलर पे 28 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो सेंटर से वो कितनी दूर पड़ा हुआ है ये डिस्टेंस फाइंड करना था। सेंटर से वो पड़ा हुआ है जनाब, हमने देखा 58, कैसे पता लगेगा सेंटर से वो कितनी दूर है, 50 में से 28 माइनस करेंगे, तो ये जो डिस्टेंस है ये 22 सेंटीमीटर डिस्टेंस। अब पिवट कहाँ पे है, पिवट तो कहीं 47 वाले मार्क पे बन रहा था ना, वो उसने ऊपर बताया था किस मार्क पे पिवट बन रहा है जी, 47.6 पे बन रहा था। ये जो पॉइंट है ये 47.6 मीटर है, ये कौन सा है, ये पिवट है यहाँ पे पड़ा हुआ, 47.6 सेंटीमीटर, ऐसे ही बेटा। अब यहाँ मेरा ये पिवट पड़ा हुआ है, अब पिवट से लेके ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, तो क्या करूंगा, वही काम करूंगा जो पहले किया था, 47.6 माइनस 28। जी, अब क्या आंसर बनता है, इज इट 19.6 सेंटीमीटर। जी बच्चों, 19.6 सेंटीमीटर बनता। आगे चलते हैं जी।
The student moves the load so that its center is above the 50 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर मार्क। वो लोड को मूव करता है और कहाँ ले जाता है? 5 सेंटीमीटर वाले मार्क पे ले जाता है। ये हमारा 5 सेंटीमीटर वाला जो मार्क जहाँ पे वो पहली डायग्राम में पड़ा हुआ था। स्टूडेंट जो है वो लोड को मूव करता है और 5 सेंटीमीटर वाले मार्क पे ले जाता है और फिर बैलेंस करता है रूलर को। फिर बैलेंस हो गया है। बैलेंस होने का क्या मतलब है? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। He repeats this procedure. He repeats this procedure for the load at 10 सेंटीमीटर मार्क। फिर 10 सेंटीमीटर मार्क पे लेके आता है। पहले 5 पे लेके गया, फिर 15 पे लेके जाता है, फिर 20 पे लेके जाता है और फिर 25 पे लेके जाता है। His results are shown। उसके रिजल्ट्स नीचे आपको नजर आ रहे हैं। ये रिजल्ट्स क्या है? यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस रिजल्ट्स। ये जो ए था ये था कि उसका 50 सेंटीमीटर वाले मार्क से वो कितनी दूर है। ये क्या था? डी फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ रूलर। ये रूलर के मिड पॉइंट से डिस्टेंस। बी क्या है? ये डिस्टेंस है फ्रॉम पिवट। कहां से डिस्टेंस है ये? अब मुझे बताइए, जब हम मोमेंट निकालते हैं तो कौन सा डिस्टेंस इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए? पिवट वाला। कौन सा होता है? जी बेटे। सॉरी, P2 में आपने कैसे फाइंड किया था वो डिस्टेंस? मैं याद नहीं आ। बेटे उसने बताया तो उसने सेवन कहा था पॉइंट पिवट थ्री से। उसने कहा था पिवट कितनी से कितनी दूर है, तो पिवट 47.6 पे पड़ा हुआ था, तो हमने पिवट से 28 वाली लाइन माइनस कर ली। तो हाउ डू वी नो दैट इट्स फोर्टी बेटा सेवन पॉइंट सिक्स ये लिखा हुआ है बेटे, क्वेश्चन पढ़ते वक्त भी मैंने लेबल किया था। ही ओके लिखा हुआ है। ओके। हाँ चलो। अब लोड की वजह से मोमेंट जो क्रिएट होना है, जो लोड की वजह से मोमेंट क्रिएट होना है वो कौन सा बोला? इफ दिस इज रूलर, अगर ये मेरा रूलर है, यहाँ कहीं अगर पिवट पड़ा हुआ है और लोड मेरा यहाँ कहीं पड़ा हुआ है, तो लोड की वजह से जो मोमेंट क्रिएट होना है वो प्यारे बच्चों कौन सा है? वो क्लॉकवाइज मोमेंट है या एंटी क्लॉकवाइज? कैसे फाइंड करते हैं? मैंने कहा था पिवट की तरफ एरो डाल। क्या कर लें? जरूर आप कुछ और भी पढ़ रही हो फिर। बेटे दो चीजें तो नहीं इकट्ठी पढ़ी जा सकती, मुझे ऐसे लग रहा है आप कुछ और पढ़ रही हो साथ। अगर वो ज्यादा जरूरी इस वक्त है तो वो याद कर लो, इसको छोड़ दो। उसको फिर 100% दो ना। ऐसे तो किसी दोनों में फेल हो जाओगी। जी। उसकी तरफ हम एरो क्रिएट करते हैं। ये बताइए, ये क्लॉकवाइज एरो है कि एंटी क्लॉकवाइज एरो है? इसका मतलब है इसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, राइट? तो हम फाइंड तो करना चाहते हैं शायद मैथ रूलर का। तो रूलर की वजह से जो मोमेंट क्रिएट होना है वो कौन सा होना है? यार वो मैम आई होंगी, उनको यार ये बच्चे नहीं आए, इनके पेरेंट्स से बात करें यार। हाँ। अच्छा वो लेट आना है उसमें। फहद। मैम नहीं आएंगी, लेट हैं शायद। सर से बोलो, रिक्वेस्ट करो सर जरा साथ कॉल्स कर दो। रूलर का मैच जो उन्हें फाइंड करना है, जो रूलर का कहाँ पे, रूलर का कहाँ पे मैच एक्ट कर रहा होता है? नहीं, एक्ट कहाँ पे कर रहा होता है उसकी बॉडी में? सेंटर ऑफ मैच उसका कहाँ होता है? किसी भी रेगुलर बॉडी का सेंटर में होता है। कहाँ होता है? तो ये यहाँ पे कहीं पे उसका 50 सेंटीमीटर मार्क है ना। 50 सेंटीमीटर वाला मार्क उसका कहीं सेंटर में है ना। तो उस सेंटर की वजह से जो लोड क्रिएट होना है उसने कौन सा टॉर्क क्रिएट करना? हमने कहा था फिर पिवट की तरफ एरो बनाए, उसने क्लॉकवाइज क्रिएट करना। ठीक हो गया। अगर आपको ये लोड की वैल्यू पता हो, ये पिवट का डिस्टेंस पता हो, और आपको पिवट का 50 सेंटीमीटर वाले मार्क से डिस्टेंस पता हो, तो क्या आप इसका वेट फाइंड कर सकते हैं? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट रख के हम वेट इसका फाइंड कर सकते हैं। गुड हो गया जी। हमारे पास टेबल है, उसने वैल्यूज बताई। उसने कहता है यार जब मैं इसको लेके जाता था, लोड को इधर 45 पे रखता था, तो उसका डिस्टेंस पिवट से ये बनता जा रहा था। प्लॉट अ ग्राफ ऑफ प्लॉट अ ग्राफ ऑफ ए सेंटीमीटर। ये क्या लिखा है? ए ओवर सेंटीमीटर नहीं है, दिस इज सेंटीमीटर उसका यूनिट है। ए का वाई एक्सिस पे लेना है, बी को आपने एक्स एक्सिस पे लेना है,
वैल्यूज आपने टेबल से लेनी है। अब मुझे बताएं इसमें क्या ऐसी चीज है, आप जरा खुद सोचिए। अगर बच्चे ने थोड़ी सी भी मैथ्स केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ी हुई है, उसे ग्राफ प्लॉट करने में क्या मसला हो सकता है? मुफ्त के नंबर है एटीपी में, इसलिए कहता होता हूँ। केमिस्ट्री में भी ऐसे ही होगा, आप देखिएगा। बस आपको ये सेंस बनानी है, क्या क्या करी जाए, जो वो आपसे एक्सपेरिमेंट करा रहा है, वो कह रहा है उधर मैं परफॉर्म करी जा रहा हूँ, वैल्यूज तो मैं लिखाई जा रहा हूँ। जैसे होता है ना, कोई बंदा काम कर रहा है, वो आपने कभी देखा है दर्जी, आप ये दर्जी बनने लगे हैं, दर्जी को कभी नाप दिया लड़को? ठहर है आज, बताओ क्या वजह है? नहीं तो आप वो आ ही जाती हैं टाइम से, आप आ ही जाती हैं टाइम से, आज क्यों लेट है? क्या लेट देर? अच्छा अच्छा, सही है। हाँ जी, सवाल। दर्जी को माप दिया? दर्जी को जब नाप देते हैं तो वो क्या सिचुएशन होती है, थोड़ी डिस्क्राइब करें। वो फीता पकड़ लेता, फिर फिर वो आपकी गर्दन पे रखता है फीता, देखता है गर्दन बहुत मोटी हो गई है तो कहता है डाइटिंग करो। हाँ, क्या होता है? साथ एक बंदा होता है, मास्टर आपका आगे माप लेता है, पीछे उसका एक असिस्टेंट होता है, असिस्टेंट को क्या करता है, बोली जाता है फलानी शाह लिख ले, फलानी शाह लिख ले, फला इतने, कॉलर इतना, काफ इतना। इधर आपको वो वाला असिस्टेंट बनाने होगा, एक्सपेरिमेंट हमने खुद ही कर लिया है, हम कर ही जा रहे हैं, आप वैल्यूज लिखते जाएं। क्या करें आप? तो जनाब वो ए को आपने रखना है वाई एक्सिस पे, बी को रखना है एक्स एक्सिस पे, वैल्यूज उधर से ले लेनी। ए की वैल्यू जा रही है 25 से 45 तक, और जो बी की वैल्यू है वो 0.5 वाला भी आ रहा है, वो जा रही है 22 से 40 तक। तो मुझे क्या एसेंशियल है मेरे लिए? मेरे लिए एसेंशियल वैल्यूज भी यही है। मुझे 25 से 45 तक मैनेज करता है, मैं अपने स्क्वायर्स काउंट कर लेता हूँ। ए बिग स्क्वायर्स काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4। इस तरह काउंट ना करें, आप ऐसे कर लें। अगर यहाँ 25 रखूंगा, यहाँ 25 30 35 45 नहीं आएगा। 45। तो सर मुझे क्या वोल्टेज करना चाहिए? 25 50। बेटे 25 से 45 तक जाना है ना मैंने वैल्यूज में। जी। सर आप जी जीरो ठीक है। जीरो से स्टार्ट करेंगे? थोड़ी ऊंची बोलो, कहाँ से शुरू करेंगे? जीरो से। और जरूरी क्या? नहीं है कि आप जीरो से शुरू करें। उन्होंने पूछा सर क्या जीरो से शुरू करना लाजमी? नो। जीरो इसके पीछे, समझे ये ग्रेड का छोटा सा हिस्सा है, जीरो इसके नीचे है कहीं पे। मुझे जीरो वाले 00 पॉइंट, इसको 00 रखने की कोई जरूरत नहीं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इस चार में से दो नंबर किस चीज के हैं। इस चार में से दो नंबर आप हैरान रह जाएंगे कि वो इस बात के हैं। एक नंबर, दो नंबर, दो नंबर बस इस बात के। ठीक हो गया। अब हमने भी देखा कि अगर हमने किया 25 30 35 40, तो नहीं जाएगा ना ऊपर। तो क्या करूंगा, 25 30 35 40 45। डू यू अंडरस्टैंड दिस? अब आप बेशक 20 से शुरू कर लें, 5 से शुरू करूंगा ना अगर, 5 10 15 20 25 30 35 40 तो भी पूरा आता है। अगर मैं यहाँ से 5 से भी शुरू कर लूंगा तब भी कोई प्रॉब्लम, आपकी मर्जी। आप नहीं भी 5 से शुरू करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम, क्योंकि मेरा पूरा आ रहा है 5 से शुरू करते हुए 45 तक, इसलिए मैं 5 से शुरू करने लगा हूँ। आर वी क्लियर ऑन दिस? सो दिस इज 5, सॉरी ऊपर लिख लिया 5। 5 10 15 20 25। कहाँ गया पेज? सॉरी यार, ये गलती से बंद हो गया। 25 30 35, क्या प्रॉब्लम है बेटे? 40 और 45, मुझे बताओ क्या मसला है? पेपर नहीं पता लग रहा कौन सा? ये फरवरी मार्च का पेपर है, 2024 का। आगवाज कौन सा, कौन से साल का? अच्छा अच्छा, पूछ लेना। तो पूछ लेना था ना मेरे से, पूछ लेना था। मैंने कहा भी था मंडे से थोड़े से शिफ्ट करूंगा। कल से आपका टाइम टेबल भी शिफ्ट होगा, ठीक? शिफ्ट अब अभी क्लास के बाद बताता हूँ। अब हम टॉपिकली ऑलमोस्ट कर गए ना कवर, काफी सा टॉपिकली कवर। अब फुल लेंथ पेपर हमने करना है, तो इधर बिठा के आपको एक पेपर मैंने कराया करना और टाइम बार्ड कराया करना। ठीक है?
और पेपर के पास जाके मैं खुद मैन्युफैक्चर करके 2 पेपर आपसे मॉक दूंगा, यानी जो पास पेपर की बेसिस पे होंगे, लेकिन वो क्वेश्चंस यूनिक होंगे। क्योंकि पिछले साल मेरे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। एक बच्चे ने क्या किया, मैथ्स का मॉक लिया मैंने, उसके आए 100 में से 92 मार्क्स या 89 समथिंग कुछ मार्क्स आए। मैं बड़ा हैरान, यार ये ठीक है, अच्छा बच्चा है, 60-70 नंबर ले लेता है, 90 क्रॉस मार गया। मैं बड़ा खुश, मैं यार जबरदस्त तैयारी होगी माशाल्लाह। तो बच्चे ने बताया मुझे, मैं बड़ा उसको अप्रिशिएट किया, यार तूने बड़ी ना। तो अगले दिन एक बच्चा बताता, कहता सर ये ना ड्रामेबाजी कर रहा है, ये ना इसको ना पता लग गया था आपने किस साल का पेपर मॉक में देना है। ये रात को सारा प्रैक्टिस करके आया था पेपर। मैं कहा जान नलायक, सारा देख के आए फिर भी पूरे नंबर नहीं आए। तो आप वो अंदाजा करें उसका फाइनल में क्या रिजल्ट आया होगा मैथ में। ई के डी कुछ ऐसा था, या पता नहीं सी था, यू बट बी भी नहीं था। बी भी यू नहीं था। तो जब आप ऐसे करें तो जितनी ईमानदारी से काम करते जाएंगे उतना अच्छा रिजल्ट इंशाल्लाह आएगा। सर हमारे फेवरेट स्टूडेंट नहीं आए हुए, बकर बलाज के शायद फादर साहब की बात है। सिटी से बाहर है, पेपर है यार उनको। अच्छा चलो, और अहमद साहब, अहमद के फादर को कॉल किया। वो क्या कहता है? कोई नहीं, इन ड्राइव चलती है, हमारे पास ड्राइवर है, हम बंदा भेज के बुलवा लेते हैं बच्चे। हाँ, खैर, बी की तरफ चलते हैं। बी की वैल्यू हमारी थी आज, मैथ्स क्लास नहीं रखी, मैथ्स के अलावा वाले की डिस्कशन हमारी हो गई है। मैथ्स के जो 2-3 टॉपिक्स की डिस्कशन टॉपिकली करनी है वो इंशाल्लाह कल और परसों में कर लेंगे। मैथ्स का पेपर भी आ गया ना, पहली फिक्र मुझे केमिस्ट्री फिजिक्स की है। अगले महीने के शुरू में है ना, 30 को केमिस्ट्री का है बेटे। आप बोल रही हैं, मैं 1 मिनट ये क्वेश्चन कर लूँ, हम एंड पे फिर डिस्कस कर लेंगे। ये तो दूसरी, हम एक्स्ट्रा टाइम लगा लेंगे, इसमें तो कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके जहन में ये ख्याल आ रहा हो शायद कि सर हमने यहाँ पर 5 से स्टार्ट किया है, तो 10, 15, 20, 25 ऐसे किए, क्या इधर भी ऐसे ही करना है? जरूरी नहीं, पहली बात क्या है, ये बात जरूरी। लेकिन अगर हम इधर भी ऐसा कर जाएं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45, तो हमारा काम पूरा। कोई कंफ्यूजन? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अब हमें पॉइंट्स में भी वैल्यू लेनी है, यानी 40.5 लेना है। तो अगर बेटे ये हो, लेट्स से, अभी मिटा दूंगा, लेट्स से दिस इज 40 एंड दिस इज 45। अब 41, 42, 43, 44, 45 है, तो जो आप 40.5 लेंगे वैल्यू, वो आपकी एक्यूरेट नहीं होगी, वो आपकी एक्यूरेट, इसलिए इस दफा ऐसा नहीं करना। आर एम आई क्लियर ऑन दिस? आपको मेरी बात समझ आ गई है? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? आपको मेरी बात समझ आ गई? मैंने कहा है कि अगर मैं 40 से 45 इस तरह रखूंगा तो ये एडजस्टमेंट, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस दफा मैं लाइन लूं, अगर यहाँ पे 40 लेता हूँ और यहाँ 45 लेता हूँ, तो फिर क्या होता है, 41, 42, 44, 43, 44, 45। अब 40.5 यहाँ पे लिया जा सकता है। रहीम, अब 40.5 यहाँ पे, उधर मेरे पास डेसिमल्स में वैल्यू नहीं थी ए में, उधर ए में डेसिमल्स में वैल्यू, बी में मेरे पास वैल्यू है। इसमें भी एक वैल्यू 35.2 की भी है, 35 तो वहां पे जाके थोड़ा सा कंफ्यूजन होने का अंदाजा भी, अंदेशा भी, क्या अंदेशा होने का है। मैं 35 से 40 वाली को ही फोकस कर लेता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे वैल्यू लिया 35 और यहाँ ले लिया 40, तो 36, 37, 38, 39, 40, ये आ गया 35.5। तो 35.2 कहाँ से लूंगा, अंदाजे से ही लूंगा ना, यहाँ कहीं आती है 35.2, राइट? बट दैट इज अ रिस्क, अगर एक सिर्फ वैल्यू बाकी सारियों में से रिस्क पे जा रही है तो दैट्स नॉट अ बिग इशू, वैसे ही मैं बाकियों को हेल्प से लाइन बना लूंगा।
मैं जो लाइन बनानी है वो मैं बाकियों की हेल्प से बना लूंगा और इसको उस लाइन के ऊपर एडजस्ट कर लूंगा। बेटे फरवरी मार्च 2024, वी क्लियर ऑन दिस? पेज नंबर देख लो ना ऊपर से, पेज नंबर इज 250। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसीलिए ग्राफ हम पेंसिल से बनाते हैं। इसीलिए ग्राफ किससे बनाते हैं यार, प्लीज पे टेंशन ना, मैं जो चीज समझा रहा हूँ ये नहीं आएगी समझ, आप फिर कहेंगे सर एटी भी नहीं समझ आ रहा। जी, वी क्लियर ऑन दिस? अब वो कहता है कि यू डू नॉट नीड टू स्टार्ट योर एक्सेस एट 0 0, ये आपको उसने पहले भी बता दिया। ठीक हो गया, 0 0 से स्टार्ट करने की जरूरत। अब जरा मैं चाहूंगा जरा अली आप भी पूरी ध्यान से इसको देख लें, क्योंकि केमिस्ट्री की एटीपी में भी इसी तरह का क्वेश्चन आता होता है ग्राफ प्लॉटिंग का, तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कहाँ जा रही हो, 1 मिनट से रुक जाइए, ग्राफ कर लें फिर चली जाना, वहीं खड़ी हो जाओ या वहीं बैठ जाओ सब। समझ आ गई? वी क्लियर ऑन दिस? आगे चलते हैं। अब मुझे वैल्यूज लेनी है कहाँ से कहाँ तक, मेरी रेंज है 22.5 से 40 पॉइंट। अब स्टैट्स में याद है ना हमने रेंज का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, मुझे लगता है मुझे यहाँ पे ना 20 से शुरू कर लेना चाहिए। यहाँ मेरे 20 आ रहा हो, यहाँ मैं लिख देता हूँ चलो 15, 25, 30। पेंसिल से करने का क्या मकसद है, ताकि इरेज कर सकें। 35 और यहाँ पर होगा 40, या मैं 45 तक जा रहा हूँ, 40.5 तक आ रही है वैल्यू। मैक्सिमम रेंज 40.5 तक ही है, आराम से इसमें पूरा होता है। इसका मतलब ये मेरी ठीक है, मुझे इसको इरेज करने की जरूरत। एक नंबर किस बात का है, ये यूनिट लिखने का, कि आपने कौन सी वैल्यू कहाँ प्लॉट किया है और स्लैश डाल के उसका यूनिट किया है। आपको याद होगा स्पीड टाइम ग्राफ में हम ये काम करते थे। एक नंबर है इस बात का, 2 नंबर हो गए। तीसरा नंबर है इस बात का कि आपकी जो प्लॉटिंग के लिए आपने स्पेसिस दी हैं वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं। और चौथा और फाइनल वो 1 नंबर है जो स्ट्रेट लाइन का बनता है। अब जरा ग्राफ्स प्लॉट कर लेते हैं। जब 45 था तो 40.5 था, अब 45 ढूंढते हैं और 40.5 ढूंढते हैं। भाई ग्राफ की प्लॉटिंग में आपको मैंने बताया हुआ है ना प्यारे बच्चों, कि क्रॉस डालना है। ये है जी 40.5। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। सही डाला भी है मैंने कि नहीं, थोड़ा सा इस लाइन को ना ऊपर होने की जरूरत है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं जी। 40 पे था, 40 पे 35.2 है, इसको जरा 1 मिनट के लिए हमने कहा था रोक लेंगे, बाकियों को ट्राई करते हैं। 35 पे है 31.5, 35 ये वाली लाइन है, और इस पे है 35, 35 पे है 31.5। तो ये 30 था, ये 31 है, ये 31.5 वाली लाइन ऊपर जा रही है। इसका मतलब है मेरा पॉइंट कहाँ बनता है, मैं स्केल से अगर ड्रॉ भी कर लूं, इट इज समवेयर यहाँ पे। बाकी लाइनों को मैं इधर से मिटा रहा हूँ। आगे चलते हैं जी। 20 पे 15 पे 31.5 है, अब ये वाली लाइन देखने लगे हैं। 15 पे 31 पॉइंट, सॉरी 15 नहीं, ये तो कर ली लाइन। 35 और इसको देख रहे हैं। अब 30 पे 26 है, 30 आ गई ये वाली लाइन। 26 कहाँ पे बनता है जी, 25 है, ये है जी 25 को 26 वाली लाइन। तो मेरा क्रॉस कहाँ पे बनता है, इन दोनों को इरेज करते हैं, मेरा क्रॉस बनता है यहाँ पे। राइट, वी गुड? अच्छा जी, उसके बाद क्या रह गया जी, 25 पे 22.5 है, 25 है जी, ये है 25, 22.5, 21, 22 ये है जी वो लाइन। ये बनती है जी, इरेज करूं तो दिस इज वेयर इट इज फॉर्म्ड। जी इरहा, आइरीन, किंजा, आप लोगों को ये समझ आई? रीम आपको समझ यस। आ रही मैं क्या यस। कर? अब मुझे वो मैंने देखा ना, एक तीसरी लाइन मैंने नहीं ली यहाँ पे, कौन सी थी, 35.2 वाली। अब जरा देखिएगा, अगर मैं रूलर रखता हूँ यहाँ पे, एक पॉइंट भी रहता है प्लॉट होने वाला, अगर मैं पहले पॉइंट को आखिरी पॉइंट से मिलाऊं, क्या सारे पॉइंट्स उस लाइन के ऊपर आ रहे हैं? इस तरफ से देख लें, क्या सारे लाइन उस पॉइंट पे लाइन आ रहे हैं उस लाइन पे? तो इसका मतलब ये कौन सा ग्राफ है, स्कैटर्ड डायग्राम वाला। हमने मैथ स्टैट्स में पढ़ा है ना, स्कैटर्ड डायग्राम वाला ग्राफ। कौन सा ग्राफ? इसका मतलब वो जो एक पॉइंट मैंने छोड़ा हुआ है, वो पॉइंट लाइन के ऊपर आना ही नहीं, वैसी वो वैसे ही पॉइंट लाइन के ऊपर
उसको भी अंदाजे से लगाया जा सकता है। तो 1 मिनट के लिए रूलर को हटाते हैं और उस पॉइंट की तरफ फोकस कर लेते हैं। 40 पे लगना है 35.2। 40 कहाँ है जी? ए की वैल्यू जब 40 होती है तो बी की वैल्यू 35.2 होती है। ये है जी 40 वाली लाइन मेरी। 35.2। 35.2 हमने कहा था ये कहीं यहाँ बनेगा जी। इरेज, ये कहीं बन रहा है बेटे ए, यहाँ पे ये कहीं पॉइंट बन रहा है। पेंसिल को और पतला कर लेते हैं इस पॉइंट की खातिर। यहाँ कहीं ये पॉइंट बन रहा है जी। गुड इनफ है जी। अब जरा मुझे आप लोग बताएंगे हमने स्कैटर डायग्राम के बारे में क्या पढ़ा हुआ है? स्कैटर डायग्राम कहाँ पे रूलर रख के बनानी है मुझे? कोई बच्चा हेल्प करेगा सारे पॉइंट्स के, कि आधे पॉइंट्स इधर हो जाएं और आधे पॉइंट्स, जरूरी नहीं है पहले और आखिरी को टच किया जाए। जरूरी नहीं है पहले और आप पॉइंट्स कितने मेरे पास, जो चार एक 5 पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स हैं? तो माई डायग्राम वुड बी समवेयर हेयर। राइट, जारी बात है ना। अब 3 और 2 की सिचुएशन बनेगी बनेगी। अब 3 और 2 की सिचुएशन बनेगी ही बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? यस और नो? बनेगी। तो मेरा पॉइंट कहीं, अगर मैं थोड़ा सा इस रूलर को इधर करूं, दिस शुड बी माई पॉइंट। ये मेरी लाइन होनी चाहिए। वी क्लियर ऑन दिस? अब जरा मैं साथ ही मैं जरा मास्किंग खोलूं, देखूं उसने क्या कहा है। मास्किंग कहती है एक्सेस लेबल्ड विद क्वांटिटी एंड यूनिट। यस, हमने यूनिट पे लिखी है। अप्रोप्रिएट स्केल्स, जिसपे कम से कम हाफ बॉक्स दे रहा हो ग्रिड को। यस, हमने ऐसे ही किया। प्लॉट ऑल कनेक्टेड करेक्ट टू हाफ स्मॉल, बिल्कुल हमने प्रिसाइज पॉइंट्स लगाए, पॉइंट्स प्रिसाइज लगाए ना हमने। उसके बाद वेल जज्ड स्ट्रेट लाइन एंड थिन लाइन। लाइन थिन होनी चाहिए, मोटी ना हो, और वेल जज्ड लाइन होनी चाहिए जी। आर वी गुड टू गो फॉर दिस लाइन और नॉट? वेल जज्ड लाइन है। ये सारा काम करना किसके साथ है? दोनों को यूज करना है। आपको मैंने पहले भी बताया होगा, मुझे फिर याद आ गया इसलिए दोबारा बताने लगा हूँ। अ गाय हु वाज इन हिज 40 लेट 40s और 50s में भी, ही किल्ड हिज बेस्ट फ्रेंड। ये एक्चुअल वाक्य है। ही किल्ड हिज बेस्ट फ्रेंड। अ गाय हु वाज इन 40s और मे बी 50s, ये एक्चुअल वाक्य है। ही किल्ड हिज बेस्ट फ्रेंड, रिपोर्टेड एज रिपोर्टेड बाय द मीडिया। ही किल्ड हिज बेस्ट फ्रेंड, क्यों? कहता है क्योंकि इसने बचपन में व्हेन वी वर इन 3 और 4 क्लास, इसने कहा था बोलो पेंसिल तेरी शादी कैंसिल। तो मेरी अभी तक शादी नहीं हो रही है, ले जा। वी गुड? अगला पार्ट पढ़ते हैं जी। डिटरमिन द ग्रेडियंट जी ऑफ द ग्राफ, शो क्लियरली ऑन द ग्राफ हाउ यू ऑब्टेन्ड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। भाई सारी बातें छोड़े, शो क्लियरली ऑन द ग्राफ को उसने बोल्ड भी किया है। इसका क्या मतलब है? क्या करना है? शाबाश है, उसको शाबाश कह रहा हूं, आपको नहीं। कैसे ग्राफ पे शो करना है? आप हो जो आपने काम करना था, कर रहा हूं। कैसे शो करना है ग्राफ पे? ग्रेडियंट निकालते कैसे? y2 - y1 ओवर x2 माइनस। तो ग्राफ पे क्या शो करना है? क्लियरली बताना है मैंने कौन से 2 पॉइंट्स लिए हैं। क्या करना है? क्लियरली बताना है कि मैंने कौन से 2 पॉइंट्स लिए हैं। अब मेरी मर्जी, जो से मर्जी 2 पॉइंट्स लूं, राइट? मेरी मर्जी है ना। तो आपको पता ना, मैं कोशिश करता होता हूँ वो वाले 2 पॉइंट्स लें जो क्रॉसेस पे बनते हो। तो मैं जो 2 पॉइंट्स ले रहा हूँ वो आपके सामने मैं ये वाले 2 पॉइंट्स लेने लगा हूं। ये देखिए, ये भी क्रॉस के ऊपर ऊपर डेवलप होता है। और इधर मैं लिखूंगा कि मैं उनके उनके जो वो बनते हैं कोऑर्डिनेट्स, वो लिखूंगा। और ये क्रॉस के ऊपर बनता है। I'm gonna राइट देयर, जो भी उनके वो बनते हैं कोऑर्डिनेट्स। इसका क्या कोऑर्डिनेट बनता है? एक्स एक्सिस से अगर मैं वैल्यू इसकी लूं तो 25 है। और अगर वाई एक्सिस से वैल्यू लूं, सलाम अलैकुम सर, राज क्या हुआ सर? हैं? क्या हाल है? कहाँ घूम गई थी? कहाँ घूम गई थी? आखिरी दवा कहाँ रखी थी? ठीक हो? खुश हो? यार रात को मैंने ना ख्वाब देखा, बताऊँ आप लोगों को? तो ना, नहीं तो क्वेश्चन के बाद बताता हूँ। 25। और वाई एक्सिस पे क्या आता है जी? ये 25 है, 26, 27, 28। वाई एक्सिस पे क्या आता है? ये मैंने ग्राफ पे शो कर दिया। इधर क्या है जी? एक्स एक्सिस पे लिया हुआ था 15, और वाई एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है? 16 और 17। भी क्लियर? ग्राफ पे शो करने वाली बात क्लियर हो गई?
अब आ जाते हैं जी y2 माइनस y1। वकर आ तो गए ही हो, y2 किसको लूंगा? 28, शाबाश। 28 माइनस 17 ओवर 25 माइनस जी। अब कैलकुलेटर है ना हमारे पास। दिस इज इक्वल टू 11, ओहो, 11 ओवर 10। ग्रेडियंट इज 1 पॉइंट। कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं जी। इन्होंने मार्क्स की में पता है क्या लिखा है इसके लिए? जी प्रेजेंट एंड यूज ऑफ ट्राइंगल मेथड सीन ऑन ग्राफ। दिस इज योर ट्राइंगल मेथड। राइज ओवर रन। राइज ओवर, एक कोई वैल्यू नहीं लिखी मार्क्स स्कीम में बेटा। मार्क्स स्कीम में कोई वैल्यू, मार्क्स स्कीम में लिखा है बस आपका दिस इज ट्राइंगल मेथड। ग्रेडियंट वाला आपको याद होगा, हमने जब भी ग्राफ बनाया हम हमेशा क्या क्या करते थे? राइज ओवर रन बनाते थे। दिस इज योर, अगर आप इफ यू कैन गो बैक टू योर जो आपके वो हमने क्वेश्चन किए स्पीड टाइम ग्राफ वाले, यू विल सी जब हम ग्रेडियंट का जितना भी हमने काम किया है वो इसी तरह से किया गया है। इसको कह लेंगे रन, इसको कह लेंगे। और ये मैंने लेबलिंग सिर्फ इसलिए की है कि आपको याद रहे। ये लेबलिंग जरूरी जरूरी सिर्फ यही था कि आपने ग्राफ प्लॉट किए हो। दैट्स इट, कोई 2 पॉइंट्स लिए हो। और आप देखें मार्क्स स्कीम ने इसका आंसर नहीं लिखा हुआ कि 1.1 आता है या ये 1 से लेके 2 तक आना चाहिए, कोई रेंज नहीं लिखी। इसका क्या मतलब है? एटीपी है ना, इतना आसान है इसको अचीव करना। इसके अंदर 100% मार्क्स लेना इतने आसान हैं। आगे चलते हैं। कैलकुलेट द मैथ ऑफ द मीटर रूल यूजिंग द इक्वेशन। और कहता जी ए इक्वेशन यूज करो मैथ फाइंड करने के लिए। और के की वैल्यू भी उसने दे दी है। मैडम यू आर नॉट लुकिंग एट द बोर्ड, आपको नजर आ रहा है सही? श्योर? अब इसमें देखो मैं क्या करूं यार, अब इससे ज्यादा वो क्या कर सकते हैं? मतलब और क्या करें वो आपके लिए? आंसर लिखने आपकी जगह। मुझे तो समझ नहीं आ रही एटीपी में, जब मैंने सोचने को छोड़ा ही कुछ नहीं उसने। मेरे सोचने को कुछ छोड़ा। कहता जी ये g-1 वैल्यू को, चलो जी आपके पास मैथ्स निकल आए, ये मैंने अप्रोप्रिएट यूनिट भी देना है। इसका मतलब आप इक्वेशन में यूनिट से साल लिख लीजिएगा। m इज इक्वल टू के की जगह क्या लिखूंगा? 25 ग्राम। जी भाई, क्या गया? वो बेटा कॉमा सेंटेंस का हिस्सा है, यहां तक फॉर्मूला आप। ठीक है। जी की क्या वैल्यू निकली आपके पास? मैडम जी की क्या वैल्यू निकली आपके पास? क्या निकली है? 1.1। जी का कोई यूनिट है हमारे पास क्या? जी का यूनिट नहीं है। अच्छा आपको कहना चाहिए सर हो सकता है आपने ना लिखा हो जी का यूनिट क्या बनता था। तो मैं आपको कहूंगा भाई वाई पे भी वैल्यू सेंटीमीटर में थी, एक्स पे भी वैल्यू सेंटीमीटर ओवर सेंटीमीटर, तो यूनिट इसका बनता ही नहीं। जी का कोई यूनिट। अच्छा जी, 1.1 आ गई -1। क्या वैल्यू आई हमारे पास? 25/0.1। क्या वैल्यू आ गई? 250 ग्राम आ गई आपकी वैल्यू। बेटा उसने कहा था ना यूनिट साथ ले जाए। और आंसर स्कीम में क्या लिखा हुआ है? अब आपको मैं आंसर स्कीम बताऊंगा ना, आप कहेंगे, हंसेंगे आप, सर ये क्या है सर। मार्क्स स्कीम में पता है क्या आप गेस करें मार्क्स स्कीम में क्या लिखा होगा? आपने फर्ज करें ग्राफ थोड़ा गड़बड़ किया है, आपका आंसर थोड़ा गड़बड़ है, क्या लिखा है? 202। ग्राम्स कहता जी, सॉरी इंदिरा क्या कहती है? यूनिट लिखा होगा बस। नहीं यूनिट तो लिखा हुआ है, ग्राम्स वैल्यू भी लिखी हुई है। क्या रेंज दी होगी वैल्यू की आपके ख्याल में? बकर कह रहा है 100, 200 से 300 दी होगी। हाँ, और गैस यही वन होगी। 1 to 250। भाई मार्क्स स्कीम में लिखा हुआ है 100 to 400। एडी वडी रेंज। आप सोचे यार क्या, समझ आ रही है आपको कितना एपीटीपी आसान होता? वो हाथ पकड़ के आपको सारा सॉल्व करा रहा होता। और जाहिर बात है ना, लाइन सबने इतनी एक्यूरेट तो नहीं बनाई होगी। समझ आ गई बात? हो सकता है कोई ऐसा बच्चा हो जो फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ा हो, मैथ उसने पढ़ा ही ना हो, भी मैथ का एग्जाम ही ना दे रहा हो। आपने तो सारा कुछ पढ़ा है ना। आपने से जिसने मैथ का नहीं भी एग्जाम देना था, मैंने जबरदस्ती उसको एंड तक मैथ पढ़ाई है ना। क्यों पढ़ाई है? इसलिए पढ़ाई है। आगे चलूं? आएगा आप ही। यस सर, आगे। इसको चेक करें। सर मेरा गैस था इसमें वन एक मिनट हंड्रेड में टू ठहरा, एक टू मिनट ठहरो। फिफ्टी
मेरा ठहरो एक मिनट, हाँ जी। अच्छा, वो अगर वहां जाके हम करें तो क्या ख्याल है? मुझे समझ नहीं आएगा ऐसे सवाल, मैं आपसे कहूंगा सवाल निकाल के दिखाओ। मुझे आपकी इस तरह से बात पूरी समझ। द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय दिस प्रोसीजर डिपेंड्स ऑन द मीटर रूल। किस पे डिपेंड करती है ये? कौन से मीटर रूल पे? जिससे आपने लाइन लगाई है, जिसपे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जिसपे विदाउट अ लोड बैलेंसिंग विद द पिवट एट द 50 सेंटीमीटर, जिसपे ऐसा रूलर होना चाहिए जो बगैर लोड के 50 सेंटीमीटर वाले मार्क पे बैलेंस होता हो। उसका मतलब है उसका बैलेंस इक्वली, उसका वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वरना वो लकड़ी के फुट्टे, अगर आप में से किसी ने बचपन में लकड़ी का स्केल खरीदा है? किस आपने खरीदा है? तो मैम को दिया था मारने के लिए? नहीं, अच्छा। खुद किसी को मारा हो, तोड़ा होगा ना। अब वो जो स्केल होता था लकड़ी का बना हुआ, अच्छी क्वालिटी का स्केल, यानी सस्ते और महंगे में फर्क क्या होता था आपके ख्याल में? मतलब क्या सस्ते वाले पे ज्यादा रीडिंग लिखी होती थी या महंगे पे ज्यादा रीडिंग लिखी? अगर आप उसको गौर से देखते थे तो जो सस्ते वाला स्केल होता था वो कहीं से थोड़ा ज्यादा चौड़ा होता था, कहीं से थोड़ा कम चौड़ा होता था। इक्वल कटिंग नहीं उसकी हुई होती। महंगे वाला लकड़ी का जो स्केल होता है उसकी इक्वल कटिंग हुई होती है। ये फर्क होता है दोनों के अंदर। वो जो सस्ते वाला है जिसकी कटिंग इक्वल नहीं हुई, वो 50 सेंटीमीटर के मार्क में बैलेंस भी नहीं होगा। बी क्लियर ऑन दिस? दादाजी, अ स्टूडेंट फाइंड्स दैट दिस डज नॉट हैपन। कहता जी ये तो हो ही नहीं रहा। शी एड्स अ स्मॉल पीस ऑफ मॉडलिंग क्ले टू वन एंड ऑफ द मीटर रूलर टू करेक्ट इट। सजेस्ट इट इफ दिस इज अ सुटेबल चेंज फॉर द एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लेन योर आंसर। कहता है कि एक स्टूडेंट है, उसने एक्सपेरिमेंट करने से पहले देखा, पता नहीं ये स्टूडेंट कहाँ से आते हैं, उसने एक्सपेरिमेंट करने से पहले देखा कि मेरा रूलर 50 सेंटीमीटर मार्क पे बैलेंस वो एक तरफ को गिरता है। तो जिस तरफ को गिरता है उसके ऑपोजिट साइड पे उसने थोड़ी सी गीली मिट्टी लेके वहां पे चिपका दी, और इतनी मिट्टी लगा के चिपकाई जिससे वो बैलेंस होना शुरू हो गया। क्या उसने ये ठीक काम किया या नहीं? और अगर ठीक किया है तो आप बताएं कैसे? गलत किया है, क्या करना है? तो वो मैथ्स उसका नहीं निकलेगा, मीटर रूल का उसके साथ का निकलेगा। अब आपने कहा है गलत किया है, तो आपकी एक्सप्लेनेशन उसके अकॉर्डिंगली ठीक होनी चाहिए, राइट? एंड दैट इज वाई योर आंसर इज करेक्ट। दैट इज वाई योर आंसर इज। हाँ जी, और किसी के सहन में कि ये ख्याल कि ये ठीक होगा? जी। 20%? तो छोड़ दें फिर? अब किसी को लगता है उसका मेथड ठीक है या नहीं? ऑनलाइन में से भी किसी को नहीं लगता उसने एक ठीक काम किया है। मार्क स्कीम को आप चेक कीजिएगा। मार्क स्कीम कहती है अगर किसी बच्चे ने लिखा हुआ है, दो आंसर लिखे हुए मार्क स्कीम में, उनका दोनों को एक्सेप्ट कर लें। नो एज जो कि रीम ने कहा कि आप क्ले ला लेंगे तो क्ले का मैथ तो रूलर के मैथ में ऐड हो गया, तो एक्यूरेट रूलर का मैथ। असल ऑब्जेक्टिव क्या था? रूलर का मैथ निकाल। असल ऑब्जेक्टिव क्या था? और जिसने यस लिखा है उसने क्या लिखा है? यस, बिकॉज मैथ्स ऑफ क्ले तो बहुत छोटी परसेंटेज का है, तो आपका आंसर, आपका जो आंसर है और मैथ्स ऑफ मीटर रूल आसानी से हो सकता, ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ मैथ्स ऑफ मीटर रूल है, तो वो तो आसानी से आप निगलेक्ट कर सकते। एटीपी है। कैसा मजे का जवाब है। नो पे भी ठीक है, यस पे भी ठीक है, इसका मतलब नंबर नो या यस के नहीं है, एक्सप्लेनेशन के। आप जो एक्सेप्ट करना चाहें उसको, चूंकि ये जो वैल्यूज हैं, चूंकि ये 250 ग्राम्स है और क्ले इतनी ज्यादा नहीं लगेगी, यस वाला आंसर भी ठीक है। लेकिन चूंकि वो लेंथ सेंटीमीटर तक जा रही है, इसलिए नो वाला आंसर भी ठीक है। और एक और तरीका भी हो सकता है जो मास्किंग ने नहीं लिखा, मैं आपको बता रहा हूँ। भाई जो क्ले ऊपर लगाई है उसका साइड पे अलग से नहीं बैलेंस रख के मैथ में फाइंड किया जा सकता, इलेक्ट्रिक बैलेंस होते हैं ना, तो आप बाद में उसको माइनस कर दीजिएगा। तो मैं चूंकि क्लास में से नो वाला आंसर आया था, इसलिए मैं क्लास में जब नो का आंसर आया था तो वो चूंकि ठीक है वो वाला यूज करने लगा। नो। सर, जी। क्वेश्चन दोबारा समझाएंगे? उसने कहा फुटा बैलेंस नहीं हो रहा यहाँ पे 50। आप एक्सपेरिमेंट तभी कामयाब है अगर फुटा दरमियान पे 50 सेंटीमीटर वाले पे बैलेंस होता हो। एक स्टूडेंट ने एक फुटे पे एक्सपेरिमेंट किया तो वो बैलेंस नहीं हो रहा 50 पे, वो एक तरफ से नीचे गिर रहा है, तो उसने दूसरी तरफ थोड़ी सी मिट्टी लगा दी है ताकि वो 50 पे बैलेंस होना शुरू हो, उसके बाद वो लोड रख के पूरा एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो वो जो मिट्टी लगा के उसने उसको पहले ही बैलेंस कर लिया, वो ठीक किया कि नहीं? ये काम जो उसने किया है इसको हम साइंस की जुबान में कहते हैं कैलिब्रेशन। ये उसने ठीक किया कि नहीं? रीम कहती है नहीं जी ये ठीक नहीं किया। एज नाउ द टोटल मास इंक्लूड्स
mass of clay. ठीक है किंजा, you got this? बेटे नहीं समझ आई तो नो ही कह दो, मैं यस सर। दोबारा। यस कहा आपने कि नो कहा? यस का है। ओके हो यस गया। सर। हाँ जी, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट आज इन्वेस्टिगेट कर रहा है सर्किट को कंटेनिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज रेजिस्टर्स। शी, देखा है? अब ये ही भी लिखा हो सकता था कि नहीं? Yeah, why did they मैं write कह रहा G? हूं उनको भी पता है कि ये ही सारे निकम्मे होते हैं, Oh, है ना? कभी कभार मैं, हाँ, स्टूडेंट, ये भी तो मैं कह, कभी आपको समझ ही कभी कभार आता है, ये भी तो कहा जा सकता। यस, ये मैंने जिंदगी में सिर्फ एक दफा देखा है। सर अली को करते, छोटे होते बनाना और निकर में फिर रहे थे तो उन्होंने ऐसे किया था। उनकी तस्वीर है हमारे पास, वो वाली भी। और एक दफा किसी फिल्म में मैंने किसी बच्चों को ऐसे करता देखा है। और जिंदगी में तीसरी दफा मैंने हरम को ऐसे करते देखा है। इससे पहले मैंने ये किसी को नहीं करता देखा, यानी पूरी जिंदगी में मैंने ऐसे किसी को, जब भी लोग करते हैं ऐसे करते हैं, आई ऑलवेज सी पीपल डू दिस। ये दिस इज, तो अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स अ सर्किट कंटेनिंग different combinations of three resistors. She first uses circuit A. Circuit A आपको शो होना है। On the figure 2.1, draw a voltmeter. आपने voltmeter बनाना है to measure the potential difference V for terminals P and Q. कहाँ बनेगा voltmeter? हेलो, ठीक हो गया बकर? पैरेलल में बनाते हैं ना। पहला क्वेश्चन हो गया, द स्टूडेंट मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस V फॉर द टर्मिनल्स P एंड Q एंड मेजर्स द करंट इन द करंट। ये हमारे पास ने एम्पियर से उसकी रीडिंग दे दी, वोल्टमीटर से उसकी रीडिंग दे दी। ये रीडिंग्स आपको पढ़नी आती हैं कि नहीं? एक नंबर, 2 नंबर का सवाल, एक नंबर इसी बात का होगा। ये कितनी बन रही है? ये 0.2 है, तो ये 0.1 होगा। 0.12 आ गई वैल्यू। 0. कैन यू सी कि 0.12 बनती है कि नहीं पता लग रहा? देखो ना, इसको 0.1 होने के लिए 0.02, 04, 06, 08, राइट? या दूसरा तरीका मैंने आपको बताया हुआ था कि आपने नंबर ऑफ रीडिंग्स को डिवाइड कर लें। 10 रीडिंग्स, अगर ये 0 से 0.2 तक जा रहा है, अगर ये 0 से 0 तो आपने फाइंड करना है 0.2 तक जा रहा है। 0.2 माइनस 0 ओवर दरमियान में कितनी रीडिंग्स है? 10। 10 पे डिवाइड कर लें, आपको पता लग जाएगा एक जो डिवीजन है, एक डिवीजन कितने की है। 0.2 को डिवाइड करेंगे तो 0.02 की एक डिवीजन। बैंक जा रहा है, हाँ ठीक है। 0.02 की, तो ये 0.1 है, ये तो सबको पता लग रहा होगा। तो फिर ये जहां पे है वो क्या पॉइंट है? 0.1। और ये एमीटर है तो एम्पियर हमारे पास वैल्यू होगी। ये आपके पास एक वैल्यू होगी। सब बच्चों को समझ आ गई है? ऑनलाइन और फिजिकल क्लास दोनों यस ओके हो सर। गया है? भाई समझ आ गया है? yes sir. ये इसकी भी देख लेते हैं, इसका ये कितनी रीडिंग सपोज कर, ये 0.1 चल रही है। ये कितनी चल रही है? तो ये क्या आ रही है वैल्यू? 3.1 वोल्ट आ रही है वैल्यू। ये भी आई होप सबको समझ आ गई होगी। और जब भी समझ ना आए, मैंने उसका तरीका पहले भी काफी दफा बताया, आज फिर इधर लिख दिया कि ऐसे उसको आप फाइंड कर सकते हैं कि यार ये एक डिवीजन की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो बॉक्स क्यों नहीं पढ़ा रहे भाई? रीड एंड रिकॉर्ड इन द फर्स्ट टेबल इनकी वैल्यूज, द लाइन, पहली लाइन पे आपने वैल्यूज लिखनी है शोन। देखा, एक नंबर मैंने कहा था ना, इसी बात का होगा। अब ये 2 मार्क्स का है। क्या 2 मार्क्स आपको ये शायद, रीड एंड रिकॉर्ड द फर्स्ट टाइम टू वैल्यू द वैल्यूज ऑफ V एंड I एज शोन इन द मीटर्स वगैरह जो भी। पहले बेटे सर्किट ए के अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं वो क्या है हमारे पास? वोल्ट की वैल्यू है 3.1 और I की वैल्यू है, क्या निकाली थी? 0.12। ऐसे ही है? ये ऊपर लिखा नहीं हुआ ये। एमीटर पुत्र क्या मेजर करता है? एमीटर क्या, क्या तूने, आपने क्या कहा? एमीटर क्या मेजर करता है?
करंट, तो करंट का सिंबल क्या होता है? आई, ये है इसलिए इधर लिखा है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है जी, चले आगे सर। अब आपको यहाँ नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। आर की वैल्यू उन्होंने नहीं की, कहीं आगे कही आर की वैल्यू निकालने के लिए एड यूनिट्स टू। ये बेटे, ये देख रहे हैं, एड यूनिट्स टू कॉलम रीड हेडिंग्स इन टेबल 2.1। एटीबी के पेपर में लाजमी 2-3 टेबल वाले सवाल आते हैं, कभी टेबल आपको बनाना होता है, और हर दफा ऐसा नहीं होता कि नीचे एक क्वेश्चन दिया होगा इनके यूनिट्स डालने हैं, लेकिन इन यूनिट्स के डालने का एक नंबर होता है। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस, उसका यूनिट क्या होता है? ये एक नंबर होगा इसका हमेशा। एम मीटर का क्या यूनिट होता है भाई? करंट का, करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पीयर। एम्पेयर। क्या होता है? हाँ, क्या होता है हरम? एम्पेयर। एम्पेयर का को हम कैसे लिखते हैं? कैपिटल ए से। रेजिस्टेंस का क्या होता है? ओहम। तो यहाँ ओ एच एम भी लिख सकते हैं, लेकिन सिंबल डालने तो ज्यादा अच्छा। बस उसने आगे जाके कहना ही है यार कि टेबल फिल करो, कंप्लीट करो, अभी ना करते हैं। हैं? क्या लिखा हुआ था? वो नीचे वाले सवाल में है ना? अभी करते हैं टेबल सॉल्व, किस सवाल पे आने के बाद करें? अभी करते हैं। आपको पता है ना, आर की वैल्यू फॉर्मूला हमने याद किया, वी इज इक्वल टू आई आर। तो आर की वैल्यू क्या बनती है इसका मतलब? आर इज इक्वल टू वी ओवर आई। तो यानी वी पे इसको डिवाइड करते जाना। कैलकुलेटर हमारे पास है, निकालें जी। 3.1 डिवाइड बाई 0.12, 25.8। नेक्स्ट 2.9 डिवाइडेड बाई 0.22, 13.18। आगे 2.6 डिवाइड बाई 0.86, 3.02। ये आगे जाके उसने कहा ही होगा कि करो। ये हमारे पास सर्किट आ गया था, स्टूडेंट्स कनेक्ट। अब उसने इस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर लिया आपको। ठीक है, शी मेजर्स एंड रिकॉर्ड्स 2.1 द वैल्यूज ऑफ वी एंड आई फॉर दिस सर्किट। फिर सी है जी, उसमें इस तरह से कनेक्ट कर लिया। कैलकुलेट एंड रिकॉर्ड इन, बेटा रिकॉर्ड होता है जब नाउन के तौर पे, रिकॉर्ड होता है जब वर्ब के तौर पे होता है। तो इसलिए रिकॉर्ड, कैलकुलेट एंड रिकॉर्ड इन टेबल 2.1 आ रेजिस्टेंस आर फॉर ईच। ओ हो यूज द वैल्यूज वी एंड आई। देखिए उसने फॉर्मूला भी बताया हुआ, सब कुछ उसने बताया हुआ। दिखाओ मुझे भी, दिखा दो यार, मैंने क्या कहा। नाइस, माशाल्लाह। डी पार्ट, कैलकुलेट रेजिस्टेंस आर ए, यूज द वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम सर्किट ए एंड द इक्वेशन आर इज इक्वल टू आर ओवर 3। आर इज इक्वल टू आर ओवर, अगले क्वेश्चन पे नहीं जाना था? हो गया ना? ये कर दिया ना? यूनिट्स भी ऐड कर दिए, आर की वैल्यू भी लिख ली ऊपर, टेबल करके तो आए। यहाँ कब कहा उसने करो? कहा टेबल 2.1 में जाए करो ये काम। यूज द वैल्यूज एंड, कर लिया ना बेटा? यस, कर लिया। अगला क्वेश्चन देखें और कितना आसान करें यार वो आपके लिए। कैलकुलेट आर रेजिस्टेंस आर ए, कैलकुलेट करें। यूज द वैल्यूज ऑफ आर फ्रॉम सर्किट ए। कहना जी सर्किट ए में से आर की वैल्यूज यूज करें, और निकालनी आ रही है तो सर्किट ए का रेजिस्टेंस निकालना है। किसका रेजिस्टेंस निकालना है? सर्किट ए में जो रेजिस्टेंस है। कहता है फॉर्मूला ये यूज कर लें। अब वो कंबाइंड रेजिस्टेंस निकल रहा है ना तीनों का, 25.8। उसको 3 पे डिवाइड करें, वैसे भी आपको इतनी फिजिक्स आती होनी चाहिए कि 3 पे डिवाइड करें। तीनों का मिला के है ना, वो सीरीज में ऐड होते हैं ना सारे। तो कहता है यूज करें आर ए में क्या, हर रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू बनती है? द रेजिस्टेंस की वैल्यू इज 25.8 डिवाइडेड बाई 3। हाँ जी, क्या बनता है जी? 8.6। अब आगे यूनिट नहीं लिखा हुआ, आगे यूनिट आपने लिखना है। ओके, हो गया। फिर कहता है कैलकुलेट आर रेजिस्टेंस आर बी। अब कहता है यूज द वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम सर्किट बी। उसमें भी फॉर्मूला उसने दे दिया, आपको कपने की जरूरत। अब आर बी में क्या वैल्यू है जनाब? आर बी में क्या वैल्यू ली थी? 13.18। करें जी 13.18 को डिवाइड 1.5 पे। और ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं लिख रहा हूं आपके समझाने के लिए। क्या आंसर आता है? 8.78 ओम। ये दिखा हुआ फॉर्मूला, मैं क्या करूं और। भाई ने क्या है, बी में से लो सर्किट में से। उसने कह दिया आपको, ये भी मुझे भी बताने की जरूरत नहीं। उसने कहा उधर सर्किट बी में से उठाओ। सर्किट बी का ऊपर ये देखो रेजिस्टेंस टेबल में लिखे नहीं 3 वैल्यू। अब आगे वो कहेगा सर्किट सी में से कुछ यूज करो।
यू नॉट पेइंग अटेंशन। कैलकुलेटर सी, उसमें 3R करो। क्या करो भाई, क्या वैल्यू है सर्किट सी में? 3.02। 3.02 टाइम्स 3 क्या बनता है भाई? 9.09 तो नहीं? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? ओके भाई, ऑल ओके। A student suggests RA, RB and RC should all be equal। कहता जी, एक स्टूडेंट कहता है RA, RB एंड RC तीनों इक्वल होने चाहिए। State whether your results support this suggestion, justify your statement। अब आप बताएं जी, क्या तीनों इक्वल हैं कि नहीं? उसने कहा तीनों को इक्वल होना चाहिए। आप नो लिखेंगे कि यस लिखेंगे? क्यों भाई, वजह? क्योंकि जी बेटे, आई एम सॉरी, आप भूल क्वेश्चन गलत समझ रहे हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। दे आर आस्किंग यू अबाउट RA, RB एंड RC, सो दे आर आस्किंग अबाउट दीज थ्री वैल्यूज। इन तीन वैल्यूज को, वो इन तीन वैल्यूज को, ये तो टोटल रेजिस्टेंस आपने निकाला। ये आपने, ये जो आपने लॉजिक दिए सर, कहीं पे सीरीज में किसी में पैरेलल है, वो यहाँ लग रही है। देखिए ना कितनी डिफरेंट वैल्यूज है। आपने तीनों सीरीज में लगाए, सबका रेजिस्टेंस जमा हो गया। आपने एक को पैरेलल किया, आपने उसके इफेक्ट को रिड्यूस किया। तीनों को पैरेलल कर दिया, आपने तीनों को रिड्यूस कर दिया। राइट? कंबाइंड इफेक्ट रिड्यूस हो गया ना जब पैरेलल में लगाए। इनकी वैल्यूज डिफरेंट होने के तो समझ आती है बात। लॉजिक भी यही जो आपने कहा। अब जब हम RA, RB, RC निकाल रहे हैं ना बेटे, तो असल में हम हर रेजिस्टेंस की अलग अलग वैल्यू निकाल रहे हैं। आपने ये देखे ना, जब 3 पे डिवाइड किया था, उन्होंने क्या किया यार, ये कंबाइंड थी, पर रेजिस्टेंस ये वैल्यू निकलती है। ठीक है? उन्होंने आपको मजबूर किया ही नहीं सोचने पे कि आप वर्किंग करें। कहते हैं मैंने वर्किंग कर ली है। आपने एक सीरीज में और दो पैरेलल में लगे हो तो उसको 1.5 पे डिवाइड करना होता। तीनों आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हैं। अगर एक सीरीज में और दो पैरेलल, यानी दो इकट्ठे अलग हो गए और एक, तो 1.5 पे डिवाइड करके वैल्यू निकल आती है। ये उसने निकाल दी यहाँ पे। तो कहता है जनाब, छोड़ें आप इस बात को कि कैसे ये फॉर्मूला डिड्यूस होगा। मैंने कर दिया डिड्यूस। उसी दोस्तों RA, RB, RC तीन रेजिस्टेंसेस की मैंने वैल्यू निकाल दी है, तीनों के। आप बताएं कि इनको, स्टूडेंट कहता है यार इनको तो इक्वल निकलना चाहिए। यस और नो? रेजिस्टेंस ही नहीं, नहीं, ये तीनों आइडेंटिकल है बेटे। आपको कैसे पता ये कौन से रेजिस्टेंस की वैल्यू? ये तीन पे जब आपने डिवाइड किया तो ये 8.6 उन तीनों में से किसका है? तीनों की एवरेज। तो इधर भी ऐसी, ये भी यही हो रहा है। वो फॉर्मूला रीअरेंजमेंट वगैरह उन्होंने की हुई है। आप इसका जवाब यस देंगे कि नो? मेरा आपको जवाब ये है कि बेटे ये भी उसी तरह का सवाल है। आप यस देंगे तो आपकी एक्सप्लेनेशन यस से मैच करनी चाहिए। नो देंगे तो आपकी एक्सप्लेनेशन नो से। मैं दोनों का आपको आंसर बता के दे देता हूँ। यस क्योंकि राउंड ऑफ करेंगे, नो ये एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है। अगर मैं लिखूंगा यस, और मेरे ख्याल में तीनों के वैल्यू आंसर यस ही बनता है ना, रेजिस्टेंस तो नहीं चेंज किया हमने, तो फिर आंसर ऊपर क्यों आ रहा है डिफरेंट? यस, मिसाल के तौर में क्या लिख दिया? यस, द वैल्यूज appear different because of experimental limitations। experimental limitations क्या है? such as temperature। ओहम ने हमें बताया नहीं हुआ। तो ओहम का लॉ क्या है कि आपकी जो ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, अनलेस ओहमिक आपका जब आप टेम्परेचर एक खास हद तक, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है और आपका रेजिस्टेंस, आपका जो सब्सटेंस है वो नॉन ओहमिकली बिहेव करने लग जाता है। अब ये तीनों एक्सपेरिमेंट क्या तीन मुख्तलिफ दिनों पे हुए हैं? सेम टेम्परेचर पे हुए हैं कि नहीं? या पहले एक किया फिर स्विच करके दूसरा कर दिया, फिर स्विच करके तीसरा कर दिया? अपेरेंटली शायद तीनों एक ही टाइम पे हुए हैं एक्सपेरिमेंट्स। यानी ये ऐसा नहीं है कि नौ आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस पे तीन डिफरेंट सेटअप्स लगा दिए गए होंगे। अगर मैं यस लिखूंगा तो मेरी जस्टिफिकेशन ये है, और अगर मैं नो लिखूंगा तो बहुत ही सादी जस्टिफिकेशन है। ऊपर नजर आ रहा है आंसर फर्क है, और राउंड ऑफ वाला अगर करें भी तो दैट्स नॉट एक्यूरेट आंसर। अगर हम एक्यूरेटली देखें तो फर्क आ रहा है। समझ आ गई मेरी बात? आगे चलूं अब? मैं इस सारी बात में से समझाना क्या चाहता हूँ, मैं ये क्वेश्चन समझाना नहीं चाहता।
मैं एटीपी की सेंस समझाना चाहता हूँ ताकि आप एटीपी खुद सारे सॉल्व कर सकें, आपको मुश्किल नहीं फील हो। और आप फिजिक्स केमिस्ट्री में से किसी एक का भी एटीपी समझ जाएं, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री में से आपको सारे एटीपी समझ आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि द एग्जामिनर इज नाउ नॉट आस्किंग टू, द एग्जामिनर इज नॉट टेस्टिंग योर नॉलेज। द एग्जामिनर इज बेसिकली टेस्टिंग कि मैं आपको जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ वो आपसे फॉलो होती हैं कि नहीं। तो आप यहाँ ऐसा करें, आसान हल बताता हूँ, पेपर में लिख दें, मैं कहती आपने पीओ दी नहीं मननी, तेरी की मननी, मुझे तो सर पीछे पड़े रहे, पढ़ता रहे, मैं पढ़ता नहीं, सीधे उन क्यों मनूंगा। आई एम जस्ट किडिंग। हम सिंपल। हाँ जी। सलमान खान ने फिल्म में कहता है, एक दफा जब मैं फैसला कर लूं तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। हाँ जी। ऐसे लगता है जैसे वो, वालेकुम मैडम, क्या हाल है? हाँ, खुल गए रास्ते कश्मीर के, सुलह हो गई इंडिया पाकिस्तान की, जेडी वैंस को सी ऑफ कर दिया है। हाँ जी भाई, ये लिखा है ना आंसर। हाँ तो नो का मैंने कह दिया कि, क्या कह रहा है? नहीं, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी बता रही है कि इनका आंसर तो डिफरेंट है। एक्यूरेट आंसर एक्यूरेटली अगर देखें तो फिर तो आंसर सेम नहीं है ना। अब स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट द resistor in circuit A using variable resistor to change the current in the circuit। स्टूडेंट जो है वेरिएबल रेजिस्टर को यूज करता है और करंट चेंज करके चेक करता है। इन द स्पेस बिलो ड्रॉ द सिंबल फॉर वेरिएबल रेजिस्टर। याद है आपको सिंबल? जी, वाकई। एक एरोस को पॉइंट कर रहा होता है ना? जी, ये होता है वेरिएबल रेजिस्टर का फॉर्म, सिंबल। आई होप आपको याद है। हाँ। ओके, suggest one advantage of using variable resistor to change the current in the circuit। एक एडवांटेज बताएं इसको चेक करने का। यू कैन चेक एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी। आप डिफरेंट रेजिस्टेंस वैल्यूज पे आप इसको टेस्ट कर सकते हैं और एवरेज ले सकते हैं। ठीक है? नहीं ठीक, आपका ध्यान अब इधर उधर चला गया है। जी, वेरिएबल रेजिस्टर लगाने का क्या एडवांटेज होता है? यू कैन चेक फॉर डिफरेंट वैल्यूज विदाउट चेंजिंग द सेटअप। आपको बार बार सेटअप चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप उसी पे रेजिस्टेंस कम ज्यादा करके वैल्यू चेक कर। ओके हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। और हमेशा यही ऑर्डर आना है बेटे, आलियान आप देखोगे उस पेपर में भी यही ऑर्डर आ रहा होगा। आगे लाइट का एक्सपेरिमेंट आएगा। लाइट का एक्सपेरिमेंट वही हमारे है ही कन्वेक्स लेंस, सिर्फ और कुछ है ही नहीं। यहाँ प्लेन मिरर है जिसपे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम होता है, यहाँ कन्वेक्स लेंस है। राइट। A student determines the focal length of the converging lens by two methods। दो मेथड इस्तेमाल करता है। Student sets up apparatus। Suggest one precaution that must be taken when setting up the apparatus to ensure accurate measurements। क्या आपको करना चाहिए? प्लेन व्हाइट स्क्रीन है, बेंच है, क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए आपको? इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट है, क्या प्रिकॉशन होनी चाहिए जिससे? हाँ, लाइट सोर्स को कांस्टेंट रखें। क्या करें? जी, लाइट सोर्स और लाइट इंटेंसिटी सेम रखें ना, एक प्रिकॉशन यूज होती है ना। मैं साथ साथ देख देख लेते हैं जी। आप चूंकि लेंथ मेजर कर रहे हैं तो फिक्स द मीटर रूल विद द बेंच। लेंथ भी फर्क नहीं आनी चाहिए। लेंथ मेजर करनी है ना आपने, हाइट ये हो सकती है, हाइट ऑफ सोर्स इज कांस्टेंट, ऑब्जेक्ट की हाइट भी चाहिए। यही दो चीजें फॉर्मूला में सॉल्व है ना एंड में जाके। द स्टूडेंट सेट्स द डिस्टेंस यू। डिस्टेंस यू कौन सा है जी? ये लेंस का डिस्टेंस है किससे? ऑब्जेक्ट से। जी,
लाइट जहां से रोशनी आ रही है जो इस लेंस में से गुजरनी। स्टूडेंट सेट्स द डिस्टेंस u बिटवीन द illuminated ऑब्जेक्ट एंड द लेंस 20 सेंटीमीटर सेट कर दिया। प्लेसेस द स्क्रीन नियर द लेंस, स्क्रीन रख देता है लेंस के पास, एंड मूव द स्क्रीन अंटिल अ शार्प इमेज इज फॉर्म। इस स्क्रीन को वो मूव करता है आगे की तरफ या आगे पीछे करके देता है, कहाँ शार्प इमेज बनती है। हम नहीं लेंस का प्रोजेक्टर का सेट करते, शार्प इमेज कहाँ बन रही उसको, हम लेंस को छेड़ के कर रहे होते हैं ये काम। वो लेंस को नहीं छेड़ा क्योंकि लेंस की तो फोकल लेंथ मेजर करनी है, वो आगे जो स्क्रीन है उसको आगे पीछे करके देख रहा है, राइट। जैसे वो मैग्नीफाइंग ग्लास अगर कभी आपने यूज किया हो तो हम जैसे ऑब्जेक्ट को करीब कर लेते हो। He places the screen here. Describe a technique for obtaining an image that is as sharp as possible. आप बताएं इमेज ऐसी लेनी है आपने कि जो शार्प हो, क्या टेक्निक इसके लिए इस्तेमाल की जा सकती है। मेरा ख्याल है टेक्निक आदि तो उन्होंने ही बता दी है। मैं क्या करूंगा यार, एक मिनट, सॉरी, ये प्रोजेक्टर थोड़ा सा हिल रहा है, इसको जरा एक थोड़ा छेड़खानी कर लो। हाँ, नहीं नहीं बेटे, आप अ, ये तो हमने ऊपर इस्तेमाल की है। हाँ हाँ बेटे, सादी सी टेक्निक इसमें यूज हो सकती है यार। ये हो गया तो हम पिक्चर खींच सकते हैं जगह जगह पे उसको रख के चेक करने कंपेयर करने के लिए। सही चल पड़ा, ठीक है जी। अच्छा जी। आप में से कभी किसी ने कैमरा दूसरा प्रोफेशनल वाला यूज किया है? यस, जिसमें आप खुद घुमा के लेंस को सेट कर रहे होते हैं। शार्प इमेज लेने के लिए हम क्या करते हैं, कोई एक एहतियात कर रहे होते हैं हम उसको लेंस को घुमाते वक्त, क्या एहतियात कर रहे होते हैं? इसके जहन में है क्या एहतियात करते हैं? वही फोकस हमने करना होता है, हम बिल्कुल प्योर फोकस करना हम चाहते हैं, एक्यूरेट इमेज आए। तो हम लेंस को जब रिमूव करते हैं तो एक चीज का ध्यान रखते हैं, किस चीज का ध्यान रखते हैं, लेंस हाथ से ना गिर जाए। हाँ हाँ, उतर ना जाए, हैं और भी कुछ होता है, स्टेबल करते हैं ना उसको, कैमरा स्टेबल है और कुछ करते हैं। वी ट्राई टू डू इट स्लोली, ऐसा ऐसा मूव करते हैं इमेज को बार बार। अगर जैसे ये हम इसका लेंस, मैं फिर प्रोजेक्टर की, आप प्रोजेक्टर वाली एग्जांपल को ज़हन में रखें। बाहर जब प्रोजेक्टर सेट कर रहा होता है तो कभी ऐसा होता है ना, इमेज शार्प नहीं बन रही होती, तो उसको कहते हैं मूव करो, तो वो एक तरफ शार्प होती थी दूसरी तरफ निकल जाती है, फिर वो वापस लेके आ, तो वो एक बड़े आराम आराम से करके पॉइंट पॉइंट पे चेक कर रहा होता। मूव द स्क्रीन वेरी स्लोली, आप स्लोली मूव करें। और इसके साथ लफ्ज लिख रहा हूं बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हम करते ही ऐसे हैं। टीवी किसी ने रिमोट से सेट किया, चलो टीवी तो जमाना ही चलेगा, तो हम किस तरह समझा, हम क्या करते थे, हमें जब किसी के वो सही सिग्नल नहीं आ रहे होते थे ना, तो हम मैनुअली उसके सिग्नल्स को कैच करने के लिए उसको एंटीना को सेट करते थे। हाँ, टीवी के रिमोट से नहीं करते हम, कौन सी फ्रीक्वेंसी कैच करनी है, जो मैनुअली लेके जाते थे, आगे करते जाते थे, वो बेहतर होती जाती थी, इमेज होती जाती थी यहाँ तक कि एक टाइम आता था खराब होने शुरू हो जाते थे, हम फिर वापस लेके आते थे, क्योंकि जितने भी बेहतर नजर आ रही है, वी डोंट नो इससे बेहतर हो सकती है कि नहीं, तो हम और करते जाते हैं यहां तक हमें पता लगता है अब खराब होना शुरू हो गया, वापस ले आओ। वी क्लियर ऑन दिस? मेजर V1 द डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस टू द स्क्रीन ऑन फिगर। तस्वीर पे जनाब लिखा हुआ है V1 फाइंड करें। अब ये कैसे करना है, लफ्ज क्या लिखा उसने, मेजर, क्या लफ्ज लिखा हुआ है, मेजर। इसका क्या मतलब है, यहाँ कहीं लिखा हुआ है नॉट टू स्केल, नहीं लिखा हुआ, लिखा भी होता उसने कहा मेजर करें, लेट्स मेजर, यहां से मेजर करना है आपने। ओके भाई, इसको रखा जीरो पे, एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल लिखा इसको जीरो पे, वहां से आ रही 8 सेंटीमीटर आ रही वैल्यू। क्या वैल्यू आ रही है मैडम, कितनी आ रही है? 8 सेंटीमीटर। फिगर 3.1 इज ड्रॉन टू 1/10 ऑफ द स्केल, ये स्केल से 1/10 ड्रॉ की गई है। कैलकुलेट V1 द एक्चुअल डिस्टेंस कितना, 1/10 है ये उसका, ये उसका क्या है, तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना होगा, 80 मीटर। सर फुटेज से मेजर किया सर, अभी आपने देखा नहीं था, तो ये 1/10 है अगर, तो एक्चुअल वैल्यू कितनी हुई, 80।
कहता है जी द शेप ऑफ द इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट एंड द इमेज सीन ऑन द स्क्रीन आर शोन। ये हमारे पास आ गया जी, ये ऑब्जेक्ट था, वो स्क्रीन थी। मेजर एच ओ, बकर कैसे मेजर करूंगा आप? फिर आप मुझे बताओगे ना वो वैल्यू कहाँ से आई है। अच्छा अच्छा, क्या वैल्यू आ रही है? 1.12। चलिए 1.2 लिख लेते हैं भाई, 1.2 लिख लेते हैं। दिस इज 1.2 सेंटीमीटर। मेजर दी हाइट एच आई। अब क्या करूं, इसको मैं कर लूं? 4.8 अब वो कर कह रहे थे, 4.8 सेंटीमीटर। आगे चलें जी, कैलकुलेट। अब वो कहता है क्या और करे आपके लिए, a वैल्यू m फॉर द मैग्निफिकेशन यूजिंग द इक्वेशन दिस। अब क्या और वो करे, एच आई को एच ओ पे डिवाइड करना है। एच आई क्या है जी, 4.8 डिवाइडेड बाई एच ओ क्या है 1.2। आंसर क्या है 4। कैलकुलेट अ वैल्यू F1 करनी है, ये उसने उसका फॉर्मूला दिया हुआ है यार, और क्या करे वो। V1 क्या है हमारे पास, V1 निकाली थी हमने कहीं? सर V1 निकाली थी पीछे, 8 निकली थी सर। 8 ओवर M क्या है, 4 है, 4+1। क्या करे और वो क्या करे, 1.6। आंसर क्या आ गया, 1.6। अब इसका यूनिट क्या डालेंगे हम? 8 सेंटीमीटर थी ना, 8 सेंटीमीटर थी ना, और मैग्निफिकेशन का यूनिट नहीं है, सेंटीमीटर लिखते हैं। Describe one difficulty that is experienced when using a ruler to measure the height of image in this experiment. Suggest an improvement to operators to overcome this. एक क्या डिफिकल्टी आ सकती है? 80 सेंटीमीटर है ना, क्या है? तो ये स्केल जो है इसकी रेंज कम होती है। किसको यूज कर रहे हैं हम अभी? रूलर को यूज कर रहे हैं, ठीक है। द रेंज ऑफ रूलर मे बी स्मॉल, स्मॉलर देन रिक्वायर्ड। इसकी इंप्रूवमेंट क्या कर सकते हैं हम? मेजरिंग टेप यूज कर लें। वी शुड यूज मेजरिंग टेप। ओके, आगे चलें। द स्टूडेंट एडजस्ट, 1 घंटे का पेपर है। मैं इट आई प्रिज्यूम, आई एम प्रिज्यूमिंग, आई कैन ओनली ज्यूम ऑल। मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर करके भी अभी घंटा नहीं हुआ मुझे। इतना आसान पेपर है, तू कह रही बस कर। आप क्यों ऐसे कह रही है यार, इसको चाहिए सर करा दें, खत्म कराएं इसको। स्टूडेंट एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द लेंस सो दैट u इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर एंड ऑब्टेन्स द न्यू वैल्यू v2। और उसने v2 की वैल्यू भी दे दी आपको। कहना कैलकुलेट द सेकंड वैल्यू यूजिंग दिस। अब मैं क्या करूं यार, वो क्या करे एग्जामिनर और आपके लिए। u की वैल्यू क्या है हमारे पास, 40। v2 की वैल्यू क्या है, 25.1। ओवर u की वैल्यू क्या है, 40। प्लस v2 की वैल्यू क्या है, करो जी कैलकुलेटर, दी हुई है ना ये वैल्यूज, क्या क्या है। करो जी कैलकुलेट, कैलकुलेटर चलाएं जी। 1000 एंड 1004। फोकल लेंथ, गलत आंसर देख पाया मैं, क्या आंसर है जी बताएं। हाँ जी, क्या वैल्यू है, 15.4। 15.4। अब लिखा हुआ है जी 15.42 लिखें जी, क्या लिखा हुआ है, 15.4। अब जरा वापस आ जाए, फिजिक्स में हमने क्या कहा था, ये कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है ये। नकम्मो पॉइंट लगाओ आगे, जीरो लगाओ तो वो काउंट होता है। कितनी है, 3 है। कितनी है ये? अच्छा जी, और क्या वैल्यू यूज हो रही है हमारे पास, 25.1। उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हमारा आंसर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए, क्या आंसर होना चाहिए।
ओके हो गया? मार्क्स में लिखा हुआ है, ये ना किया तो नंबर काटे। सजेस्ट, हाँ जी, सजेस्ट विच वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ f1 और f2 माइट बी मोर एक्यूरेट। दोनों में से ज्यादा एक्यूरेट कौन सी? पहले क्या निकली थी 1.6, अब क्या निकली है 15.4। कौन सी ज्यादा एक्यूरेट है? वो फर्क निकला है जी। दोनों ही नहीं बोले। बोले बोले f2 ज्यादा एक्यूरेट है। हाँ जी, बच्चे प्लीज तवज्जो। हम बेटे मीटर रूल यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? मीटर रूल यूज कर रहे हैं। प्रमोशन आ गए हैं, मैसेज कर। जी, f2 ज्यादा ग्रेड वजह कोई दोनों आंसर ठीक है, बट यू हैव टू गिव द वैल्यूज के वजह, एक्सप्लेनेशन आपकी वैलिड होनी चाहिए। f2 as bigger values are used so lesser chance of uncertainty। अनसर्टेनिटी क्या होता है उसकी एग्जांपल अभी आपको समझा देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे मैं एक रूलर के साथ एक लेंथ ले रहा था, और आपने कहा था सर ये 1.2 है, राइट? याद है आपको? आप जरा देखिएगा, आई होप आपको नजर आए। मैं अगर इसको जीरो को यहाँ रखूं, लाइन के ऊपर वाले हिस्से पे, लाइन मोटी है ना, तो आप गौर करें, दिस इज 1.1, राइट? लेकिन अगर मैं लाइन के नीचे वाले हिस्से पे ले आऊं, इट बिकम्स 1.2। छोटी रीडिंग्स में ये मसला होता है। और अगर सेंटर में रखूं, तो वो देखें 1.1 और 1.2 के दरमियान में बात चली जाती है। यानी इसका सेंटर, इस पॉइंट का सेंटर, इस लाइन का यहाँ से सेंटर और यहाँ से सेंटर। तो हमारा रूलर 1 मिलीमीटर को तो कर सकता है, इससे आगे पीछे छोटी रीडिंग्स में ये प्रॉब्लम होता है, और इसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। क्या कहते हैं इसको? आगे चलते हैं जी, हमारा लास्ट क्वेश्चन में गए, कुछ पार्ट रहता है जी। लास्ट क्वेश्चन आ गया। A student है जी, investigates the effect of insulation on cooling of a liquid। बेटा ये एक्सपेरिमेंट बहुत आसान और मजे का एक्सपेरिमेंट होता है। केमिस्ट्री का भी लास्ट सवाल यही होता है, यानी इसी तरह का होता है। फिजिक्स का भी यही होता है। इसमें हमें बताना होता है कि हमें जो चीज, मैं आपको सिंपल बात बता देता हूँ, अगर आपने फिजिक्स मेरे से पढ़ी है और जरा सा भी दिमाग इस्तेमाल किया है, तो हमने हमेशा ये एक जुमला मैं बार बार इसमें रिपीट करता हूँ, कि जिस वैल्यू को आपने फाइंड करना है, जिसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हम, उसके अलावा बाकी सारी वैल्यूज को क्या कर देना है? हाँ, जिसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उसके अलावा बाकी फैक्टर्स को क्या करना है? या जीरो कर देना है, या कांस्टेंट रखना है, या जीरो कर देना है, या। और जिसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अब उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्या करते हैं? जिस चीज के फैक्टर के साथ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसको चेंज करके देखना है वैल्यू पे फर्क क्या आ रहा है। क्या वो वैल्यू बढ़ रही है, या वो वैल्यू, अगर बढ़ रही है तो डायरेक्ट रिलेशन है, कम हो रही है तो। यही हमेशा फिजिक्स और केमिस्ट्री में लास्ट सवाल यही होता है। तो हम आमतौर पे क्या करते हैं, टेबल बना देते हैं। टेबल में वैल्यू नहीं रिकॉर्ड करनी, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल नहीं है। सिर्फ ये बताते हैं कि पहले मैं इस रीडिंग पे मैं ये करूंगा, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर तीनों की एवरेज ले लूंगा, राइट? इस क्वेश्चन में देखते हैं उसने क्या कहा। एक स्टूडेंट है, उसने इफेक्ट ऑफ इंसुलेशन का इफेक्ट देना है कूलिंग ऑफ अ लिक्विड पे। क्या लिक्विड की कूलिंग पे कोई असर पड़ता है कि नहीं? वो याद है हमने एक सवाल किया था कापा वाला। प्लान एन एक्सपेरिमेंट विच विल एनेबल टू इन्वेस्टिगेट हाउ चेंजिंग द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन सराउंडिंग। अब मेरा ख्याल है इफेक्ट द रेट ऑफ कूलिंग। रेट का मतलब क्या आ गया? टाइम चेक करना। मेरा ख्याल है मैं इंसुलेट करके थर्मोमीटर डाल के देखूंगा, और 10 मिनट बाद का टेम्परेचर लूंगा, फिर इंसुलेशन हटा के 10 मिनट बाद का टेम्परेचर, और डिफरेंस देखूंगा कितना है। मेरे जहन में यही आ रहा है। तो मुझे जो रीडिंग लेनी है उसमें क्या, एक टेम्परेचर की रीडिंग आ रही होनी चाहिए और एक टाइम की रीडिंग आ रही होनी चाहिए। अपरेटस अवेलेबल कौन सा है? ग्लास बीकर है जिसमें हम लिक्विड डालेंगे। सप्लाई ऑफ हॉट वाटर, गर्म पानी डाल देंगे। लिड टू फिट द बीकर, ताकि ऊपर से इवेपोरेशन ना हो। और स्ट्रिप्स ऑफ इंसुलेशन, और हमारे पास हम वो लगा लेंगे टेप, डबल टेप टाइप इंसुलेशन, वो हम उसमें इंसुलेट कर सकते। इन योर प्लान लिस्ट एनी एडिशनल अपरेटस। क्या चाहिए हमें? थर्मोमीटर चाहिए, और क्या चाहिए? स्टॉप वॉच चाहिए। एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ टू डू द एक्सपेरिमेंट, ब्रीफली बता दें, इंक्लूडिंग मेजरमेंट्स। तो कौन सी लेंगे भाई? इन्हीं दोनों की मेजरमेंट्स लूंगा। स्टेट द की वेरिएबल टू कीप कांस्टेंट। किस चीज को कांस्टेंट रखना आपने? मैं प्रेशर को कांस्टेंट रखूंगा।
एक्सटर्नल टेम्परेचर को कांस्टेंट रखूंगा, मैं प्रेशर को कांस्टेंट रखूंगा, एक्सटर्नल टेम्परेचर को कांस्टेंट रखूंगा, कोई एक चीज तो मैं एक्सटर्नल टेम्परेचर कांस्टेंट रखने लगा हूँ। की वेरिएबल ये है ना, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है तो अंदर के कूलिंग इफेक्ट पे इफेक्ट शायद उसकी वजह से आ रहा है। ठीक हो गया। और मैं स्टार्टिंग ये भी हो सकता है, स्टार्टिंग में जो हर सेटअप यानी बीकर ए बीकर बी, एक ही बीकर है मेरे पास, तो मैं हर दफा जो पानी डालूंगा उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखूं, इतना ही पानी डालना है और 10 मिनट बाद ही चेक करना है, और यही टेम्परेचर वॉल्यूम उसका, इट कुड बी एनीथिंग, माई रूफ माई रूल्स। सही है। ड्रॉ टेबल, टेबल ड्रॉ करना हमेशा वो ये कहेगा जिसमें कॉलम्स होने चाहिए, और इसके अंदर अगर आपने यूनिट्स नहीं डाले तो गड़बड़ हो जाएगी। टू शो हाउ टू डिस्प्ले द रीडिंग्स, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू एंटर रीडिंग, हाउ टू यूज द रीडिंग्स, और आपने एंड में बताना है कि मैं इन रीडिंग्स का इस्तेमाल कैसे करूंगा। यू मे ड्रॉ डायग्राम इफ इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन, अगर आपको डायग्राम यूज करनी बनानी पड़ती है बना ले, नो प्रॉब्लम, अगर आपको हेल्प मिलती है। तो सबसे पहली बात का पहले जवाब दे देते हैं, क्या चाहिए मुझे, एडिशनल ऑपरेटर्स। तो पहले लिख लें यहाँ पे एडिशनल apparatus, पूरा वर्ड लिखिएगा, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं इस वजह से। क्या क्या चाहिए मुझे, थर्मोमीटर एंड स्टॉप वॉच। ठीक हो गया। ओके जी, आगे चलते हैं। और क्या कहा था उसने, ब्रीफली आप क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा भाई मैं, पुट लिक्विड, पुट हॉट वाटर, या फिल हॉट वाटर, फिल द बीकर विद हॉट वाटर इन द बीकर, नोट टेम्परेचर यूजिंग, कुछ देर इंसुलेशन क्या होता है भाई को समझो, नोट, कोई ऐसा मटेरियल जो बेटे गर्म रखे चीज को, ठीक है। यार बीकर को हम स्वेटर तो पहना नहीं सकते, तो क्या करेंगे, डबल टेप की मैंने एग्जांपल दी, डबल टेप लगा दें उसके प्लास्टिक की। चले आगे, नोट टेम्परेचर यूजिंग थर्मोमीटर, क्लोज द लिड, बेटे नहीं आप लोग इधर देख रहे हैं, क्लोज द लिड यूजिंग, यूजिंग नहीं सॉरी, क्लोज द लिड टू अवॉइड एवापोरेशन। कंफर्म 6 मार्क्स होते हैं ये भी, एवापोरेशन भी आपने ऑब्जर्व कर। अब लेट इट रेस्ट फॉर, प्लीज लेट इट रेस्ट फॉर, कितनी देर के लिए, फॉर 3 मिनट्स, 4 मिनट्स, कोई टाइम ले लें, फॉर 2 मिनट्स। ओपन द लिड, बेटे मैं, मुझे लग रहा है मैं टाइम जाया कर रहा हूँ फिर इसका मतलब, ओपन द लिड एंड नोट द टेम्परेचर अगेन। ठीक हो गया। ऑल्सो नोट द टाइम, टाइम तो खैर ऊपर मैंने पहले 2 मिनट्स लिख दिया तो इसलिए नहीं करता। ठीक हो गया। रिपीट द एक्सपेरिमेंट, जी वो कर, यार मुझे कैसे पता लगेगा कि रेट के, उसने कहा रेट ऑफ कूलिंग आपने नोट करना है, रेट का क्या मतलब होता, बोलो क्या, तो रेट का मतलब था कितनी देर में ये काम हो रहा है, तो मैं टाइम नोट किए बगैर ये कैसे कर सकता हूँ, सोचो ना, आप खुद सोचो क्या करना है इसके लिए। अभी आप 2 मिनट पहले जब हम डिस्कस कर रहे थे तब आपको प्रेजेंट होना चाहिए था इस बात में। हम कह रहे थे क्या किया जा सकता है जी, बीकर लेते हैं, थर्मोमीटर डालते हैं, नोट करते हैं टेम्परेचर, देखते हैं 10 मिनट बाद उसका टेम्परेचर में क्या चेंज आता है, फिर इंसुलेटेड वाले को चेक कर लेंगे, राइट। रिपीट द एक्सपेरिमेंट आफ्टर इंसुलेटिंग द बीकर, आपने बीकर को इंसुलेट कर लिया, अब रिपीट कर लिया एक्सपेरिमेंट,
note the temperature after 2 minutes again. अब हमने इंसुलेटेड का भी कर लिया और नॉन इंसुलेटेड का भी कर लिया, ये हो गया। रिपीट द एक्सपेरिमेंट इन बोथ केसेस थ्राइस, 3 दफा करें, एंड टेक एवरेज फॉर एक्यूरेसी। जी, डायग्राम से कहा था अगर आपको हेल्प करती है तो बना लें। क्या क्या डायग्राम बनाऊं, बीकर बनाऊं, क्या करूं उसके अंदर? टेबल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेबल के मार्क्स। एवरेज ले लिया हमने एक्यूरेसी के लिए, 3 3 दफा दोनों का काम कर लिया। अभी हमने ये डिस्क्राइब, 2 चीजें हम रही, उसने कहा था पॉइंट में बताएं, टेबल बनाना लाजमी है, की वेरिएबल का नहीं बताया। ऑलवेज यूज द टेम्परेचर, सॉरी, ऑलवेज यूज द वाटर। जी, कौन सा? क्यों समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हो? लैपटॉप का चार्जर चाहिए, और लैपटॉप का चार्जर उतार, लैपटॉप चाहिए नहीं, लैपटॉप उधर रखो और ले जाओ चार्जर। ये शायद उधर चल जाए, नहीं चले तो मेरा हाल चार्जर ही खराब हुआ है, ले जाओ, जो भी करना है वो भी ले जाओ। ऑलवेज यूज द वाटर विद द सेम इनिशियल टेम्परेचर एंड कीप सराउंडिंग टेम्परेचर कांस्टेंट फॉर एक्यूरेसी। ओके हो गया, फॉर एक्यूरेसी। सॉरी, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, कहाँ पे? मैं साथ साथ बोल रहा हूँ, आप सुन क्यों नहीं रहे? रिपीट द एक्सपेरिमेंट इन बोथ केसेस, दोनों केसेस, यानी इंसुलेशन वाला और नॉन इंसुलेटेड वाला, 3 दफा करें। और अब कैलकुलेशन क्या होगी? डिवाइड द चेंज इन टेम्परेचर बाय टाइम टू फाइंड रेट ऑफ कूलिंग। यहाँ देखो प्रॉब्लम, अब टेबल बनाना है, हर किसी की अपनी सेंस होती है, मगर मोर और लेस। जी, असर मोशन को क्या, आ गए 1 मिनट, आखिरी टेबल बना रहा हूँ बस। हर किसी की अपनी अपनी सेंस हो सकती है, मोर और लेस, लेकिन टेबल एक ही जैसा बनेगा। आप क्या क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? आप डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, और आप उसके साथ टाइम निकाल रहे हैं। डेल्टा टी आपने डिग्री सेल्सियस में ले लिया, टाइम आपने सेकंड्स में ले लिया, ठीक हो गया। अब ये काम, आप टेबल जब मैं बना रहा हूं तो मैंने इंसुलेटेड का भी लिया और नॉन इंसुलेटेड का भी लिया ना, राइट? तो मेरे पास यहाँ पे सिचुएशन टेबल बन रहा है, वो किस किस्म का बन रहा है? नहीं बेटे, डायग्राम नहीं है, ये टेबल है। मैंने 3 वैल्यूज इंसुलेटेड की लेनी है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी। ये मैं इसके टेबल के 2 हिस्से कर रहा हूँ, ठीक है जी। डेल्टा T1, डेल्टा T2, ऐसे कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं रीडिंग या एक्सपेरिमेंट 1 2 3, 1 2 3। इधर एक और लाइन डालते हैं, यहाँ लिखते हैं इंसुलेटेड, यहाँ लिखते हैं नॉन इंसुलेटेड। द डिफरेंस इन रेट्स डिटरमिन्स, कंक्लूजन क्या होगा? इफ इंसुलेशन अफेक्ट्स रेट ऑफ कूलिंग और नॉट।
किसी को कोई मसला बेटे? क्या मेरे ऑनलाइन वाले बच्चों को भी सारी समझ आ गई है? अब आई वुड रेकमेंड यू गाइस टू सॉल्व एज मेनी एटीपी के पेपर्स आज एज यू कैन, और ताकि कल आप मुझे डायरेक्ट गए सर ये वाला सवाल कराओ, सर ये वाला कराओ, सर ये चेक करा के कराएं मेरे, मैंने ये लिखा है ठीक लिखा है कि नहीं लिखा। वास्किंग के साथ टैली भी कर लें करने के बाद फिर भी जो समझ नहीं आता, आस्क मी ये एक्सपेरिमेंट कैसे डिजाइन करूं। यहाँ यूनिट्स, हमेशा बच्चे एटीपी में कहाँ नंबर लूज करते हैं, यूनिट्स नहीं लिखते। यूनिट्स आर हाईली इंपॉर्टेंट इन ऑल पेपर्स बट मोर सो इन एटीपी। टेबल नहीं ठीक बना पाते और घबरा जाते हैं क्वेश्चन देख के। हमेशा इसी तरह का एक्सपेरिमेंट होना, कोई चीज कैलकुलेट करनी होगी उसी को आपने चेंज करके देखना है। कोई कंफ्यूजन? क्लियर ऑन दिस? थैंक यू। अल्लाह हाफिज, फीमा अल्लाह।